ओ हीरो लोग, ओ मेरे हीरो लोग, हीरो हीरोइन लोग, शुरू करते हैं क्या? यस, लेट्स स्टार्ट। हाँ चलो तो अभी अपन एक टॉपिक शुरू करने वाले। अभी तो जो पढ़ा वो तो टाइम पास था, मतलब मेन बेसिक्स। अब असली मजा आएगा, है ना? और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। अब हम चालू करेंगे एक नया टॉपिक के साथ, विच इज इंड AS 16। अब है ना, मेरी एक आदत है जो आपके लिए ना हेल्पफुल रहेगी बहुत। क्या है? मैं ना हर टॉपिक को एक चार्ट फॉर्म में इंसर्ट कर देता हूं। ये चार्ट आप पता है क्या करने का? ये चार्ट है ना, मतलब जब आप घर पे रिवाइज करने बैठोगे ना 20-25 मिनट्स रोज, तो ये मैं वैसे बोर्ड नोट्स तो अपलोड करता ही हूँ ड्राइव पे। तो ये चार्ट के लिए आप जगह छोड़ देने का अपने नोटबुक के अंदर आधे पेज का, और फिर बाद में कॉपी कर लेने का। ठीक है? तो ये चार्ट में बेसिकली क्या है, इसमें वो सारे कंसेप्ट मैंने एक सिर्फ हेडिंग देकर रखा है, ताकि आपको मालूम पड़ना चाहिए ये पूरे चैप्टर में कितने कंसेप्ट पढ़ने हैं, है ना? और मैंने ये भी बता रखा है कि कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें एक 13 पॉइंट भी है इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बता रखा है ताकि आपको एरिया ऑफ एम्फेसिस मालूम पड़े ड्यूरिंग और रिवीजन। तो इससे आपको आइडिया आएगा कि चलो अगर मैं पूछूं 16 में देखो सर कितने पॉइंट्स, आप बोलोगे 13 पॉइंट्स है सर। ठीक है, 13 कंसेप्ट है, ओके, मतलब हाँ अच्छा खासा, क्वाइट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ इंडेस, हाँ करेंगे हम अच्छा से। तो अपने को मालूम है, फिर पढ़ते पढ़ते समझेगा ना, चल ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा मालूम पड़ते हुए चलेगा। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है क्या? तो ये चार्ट आप बाद में कभी बना लेने का जब आप रिवाइज करने बैठ रहे हो। अच्छा, किसी को नहीं बनाना है मत बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रेफर जरूर करना है चार्ट को, इससे आपको आइडिया आएगा। ठीक है, ये एक चीज है। तो शुरू करें क्या? ओ तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ। तो इंडिया 16 के साथ अपन शुरू करेंगे। उसको अपन नोट्स में भी खोल लेते हैं अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। अपना टेक्स्ट बुक ये रहा, इंडिया 16 ना। तो आ जाओ, इंडिया 16। आप बोलोगे काश सर हम भी ऐसे सर्च करके पहुंच पाते कहीं ना कहीं। चलो आ जाओ, यस शुरू करें। यस चलो, इंडिया 16। सर ये एग्जाम में आता है क्या? नॉट नॉट इन एवरी एग्जाम्स, बट यस इट कैन कम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये बहुत शानदार इंडेक्स है, क्योंकि ये इंडेक्स करने से इसका जो ज्ञान है, इसका जो नॉलेज है, दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर इंडेक्सेस। जो 2-3 इंडेक्स अब आगे बढ़ोगे ना, उसमें भी आपको काम आने वाला है उसका नॉलेज। तो ध्यान रखना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडेक्स 16 नाम क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इसका नाम है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडेक्स 16। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में PPE। आता है तो 6 to 12 मार्क्स का आता है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स से ध्यान रखना। चलो, तो अगर अपन चार्ट में देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन में दो चीज का डेफिनेशन है, एक है PPE का डेफिनेशन और एक है बेरर प्लांट्स का डेफिनेशन। जहां अपने को लगता है नोट्स बनाने की जरूरत है, वहां अपन लिख के नोट्स बनाएंगे। जहां अपने को लगता है कि किताब सफिशिएंट है, अपन किताबें मार्किंग करेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहला डेफिनेशन है PPE का, अच्छी तरीके से मैंने चार्ट फॉर्म में आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PPE? वो बोलते हैं PPE आर टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल का मतलब समझता है? जैसे ये फील कर सकता है, टेंजिबल आइटम, सब्सटेंस होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं टेंजिबल आइटम। विच आर हेल्ड फॉर यूज। इसको आप बिजनेस में यूज करोगे। जैसे मैं माइक यूज कर रहा हूं, मैं ये आईपैड यूज कर रहा हूं, एप्पल की पेंसिल यूज कर रहा हूं, है ना, मेरा एक डेस्कटॉप है उसको मैं यूज कर रहा हूं, कैमरा यूज कर रहा हूं, ये सब मैं यूज कर रहा हूं ना बिजनेस में, तो उसको बोलते हैं हेल्ड फॉर यूज। अगर आप ये सारी चीजों को यूज कर रहे हो, यूज कहां कहां कर सकते हैं? या तो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर फॉर रेंटल टू अदर्स, किसी को रेंट पे कुछ दे रहे, उसके लिए अपन कुछ यूज कर रहे हैं, या फिर फॉर एडमिन पर्पस, जैसे आप अपने इंप्लॉयज को हायर करते हो, इंप्लॉयज को देते हो कंप्यूटर वगैरह, तो उसको बोलते हैं एडमिन पर्पस, बराबर। तो अगर आप उसको बेसिकली असेट्स को, टेंजिबल आइटम्स को आप अगर बिजनेस में यूज कर रहे हो, एंड इफ दे आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 पीरियड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखो, कोई भी परचेज असेट कब बनता है? जब जो भी आपने आइटम परचेज किया है उसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ना ये मार्कर डस्टर वगैरह परचेज किया, इसका अपन लाइफ मानते हैं सपोज 6 मंथ्स है, तो ये असेट होता है क्या? नहीं, ये एक्सपेंस होता है। इसको अपन स्टेशनरी वगैरह बोलते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी, वो एक्सपेंस होता है। क्यों? लाइफ, इस खर्चे का बेनिफिट मुझे 1 साल तक ही मिलेगा, बराबर। लेकिन ये जो आईपैड है, ये माइक है, ये सब को मैं असेट बोलता हूं, इसको आपको मैं एक्सपेंस नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि ये खर्चे का बेनिफिट मुझे मोर देन 1 पीरियड मिलेगा, बराबर। तो जहां आपको लगता है किसी चीज का बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा तक मिल सकता है, तो वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं, वो आपके लिए असेट हो जाता है। समझ रहे हो? तो टेंजिबल आइटम, हेल्ड फॉर यूज एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड। अगर ये 3 पॉइंट कोई भी मीट करेगा तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ध्रुव बोलते हैं प्यार इंटेंजिबल हुआ, वो तो डिपेंड करता है इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड और नॉट।
चलो एनीवे छोड़ो, ये समझ गया तुमको ये वाला पार्ट क्या। अच्छा, अगर आपने पीपीई को हेल्ड फॉर यूज नहीं, अगर आपने पीपीई को बेचने के लिए रखा है, बेचने के लिए मैंने पीपीई रखा है लेकिन मैं उसको बेचूंगा, मैं यूज नहीं करूंगा, तो बेचने वाला पीपीई इधर नहीं आएगा, तो सर कहां जाएगा? अगर पीपीई बेचना खरीदना बिजनेस है आपका तो वो इन्वेंट्रीज में जाएगा। जैसे होता था ना AS2 इन्वेंट्रीज, वैसे इंडेस में भी इंडेस 2 है इन्वेंट्रीज, बराबर। तो अगर बेचना बिजनेस है आपका तो इन्वेंट्री में जाएगा, यहां नहीं आएगा। तो यहां कब लाना है? जब आपका मेन पर्पस है उसको यूज करना, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, चलो कैन वी प्रोसीड फर्दर क्या? यस। उसके बाद एक और टर्म है बेरर प्लांट। क्या है? बेरर प्लांट। अब बेरर प्लांट क्या होता है इसके रिगार्डिंग अपन समझेंगे नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो जहां जहां मैं जिस भी पॉइंट पे आपको एग्जांपल लिखाने वाला हूं वहां अपन टेक्स्ट बुक के अंदर एनबी लिख दिया करेंगे। एनबी का मतलब नोटबुक, इसका मतलब इसके ऊपर एग्जांपल अपन ने एक नोटबुक के अंदर लिख के रखा है, नोटबुक में एग्जांपल लिख रखा है इसको समझने के लिए, ताकि आप जब किताब पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा हाँ इसके लिए सर ने नोटबुक में भी कुछ लिखाया है ऐसा। तो एनबी लिखो, एनबी लिख के फिर नोटबुक में आ जाओ। समझा अपना फ्लो कैसा रहने वाला है? ये तो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। अब मैं लिखूंगा बेरर प्लांट का एग्जांपल, बेरर प्लांट। बेरर प्लांट, क्लियर? तो ऐसे आप एनबी लिखा करो, एनबी मतलब नोटबुक में इसको लेकर अपन एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर अपन यहां भी डिस्कस कर लेंगे किताब के अंदर। आ जाओ। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरर प्लांट, पहले ये समझने का ट्राई करते हैं। तो ये बेरर प्लांट होता क्या है? बेरर प्लांट छोड़ो, पहले अपन एक और टर्म समझने का ट्राई करते हैं, वो होता है बायोलॉजिकल असेट्स। क्या होता है बायोलॉजिकल असेट्स? सर बायोलॉजिकल असेट क्या है? बायोलॉजिकल असेट का सिंपल मीनिंग है अगर कोई भी लिविंग प्लांट्स, अगर कोई भी लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स है, अभी एनिमल्स में लिविंग मत बोलना, अरे वो लिविंग ही होगा ना। अगर कोई भी लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल असेट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन लोग, स्पेशली लड़के लोग, लड़के लोग अपने खानदान के लिए बायोलॉजिकल असेट ही होते हैं। क्यों? अपन तो जानवर ही ना उनके लिए। जानवर है ये, रोज तो कुत्ता कुत्ता गाली खाते रहते हैं घर पे, है तो जो भी है तो अपने अपने घर वालों के लिए अपन बायोलॉजिकल असेट ही होते हैं। एनीवेज, तो अगर कोई लिविंग प्लांट या एनिमल्स है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल असेट, ठीक है। अब ये बायोलॉजिकल असेट का जो डिस्कशन है वो पता है किधर आता है? वो आता है इंडेस 41 में। एक इंडेस है जिसका नाम है इंडेस 41 एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, उसमें अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज बायोलॉजिकल असेट, ठीक है। वो ठीक है, इसका मतलब समझ गया आपने को, लिविंग प्लांट या एनिमल्स, ओके ये भी समझ गया सर। अब लिविंग प्लांट, लिविंग प्लांट के दो बाइफर्केशन है, लिविंग प्लांट के दो बाइफर्केशन है। एक है बेरर प्लांट्स और एक है बेरर प्लांट और एक है नॉन बेरर प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स के दो बाइफर्केशन है, एक है बेरर प्लांट्स, एक है नॉन बेरर प्लांट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरर प्लांट? बेरर प्लांट का बेसिक मतलब है ऐसा प्लांट जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, जिसकी लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, है ना। सर एग्जाम्पल दो, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है? एग्जाम्पल दो। अरे अभी आ रहा है ना सीजन आम का, रसिया नहीं आम का सीजन, अरे इसका एग्जाम्पल है मैंगो ट्री। अरे मैंगो ट्री का लाइफ 1 ईयर से ज्यादा है ना। मैंगो ट्री हो गया, कोकोनट ट्री हो गया, ऐसे जो भी। अभी सब्जी मंडी लेके मैं बता, सर धनिया का झाड़ होएगा कि नहीं होएगा, सर मूली का झाड़ होएगा कि नहीं होएगा, सर वो काकड़ी का होएगा, भाई वो सब्जी मंडी खोलनी है क्या? बेसिक बेसिक आइडिया है ना। तो जिस भी प्लांट का लाइफ इज मोर देन 1 ईयर उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे बेरर प्लांट, ठीक है, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड बोलता है ये जो बेरर प्लांट है, ये जो बेरर प्लांट है इट इज कवर्ड अंडर इंडिया 16। ये जो बेरर प्लांट्स है ना वो 41 में नहीं कवर्ड है, वो इंडिया 16 में कवर्ड है। ऐसा क्यों? इसको इंडिया 16 में क्यों कवर किया? सर व्हाट अबाउट नॉन बेरर प्लांट्स? नॉन बेरर का मतलब लाइफ जिसका लेस देन 1 ईयर है, तो नॉन बेरर प्लांट्स आर कवर्ड अंडर इंडेस 41 एग्रीकल्चर ओनली। जो एनिमल्स है, एनिमल्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर इंडेस 41। मतलब ये बाकी चीजें तो 41 में कवर्ड है, सिर्फ ये एक बेरर प्लांट है
जो 41 नहीं 16 में कवर्ड है। सर अब इसको 16 में कवर क्यों किया? एकदम सिंपल लॉजिक है। जैसे सपोज किसी, आपने पार्ले जी का नाम सुना? पार्ले जी, तो पार्ले जी के लिए उसकी जो मशीन है जो बिस्किट बनाती है, वो मशीन उसके लिए एक पीपी हो जाती है, क्योंकि वो पार्ले जी क्या बोलता है, आई विल यूज इट फॉर मोर देन 1 ईयर, टेंजेबल है ना, ऐसा करके वो जो मशीन है पार्ले जी फैक्ट्री के लिए, वो उनके लिए क्या बन जाती है, उनकी पीपी बन जाती है। सिमिलरली फार्मर्स के लिए ये मैंगो ट्री एक मशीन की तरह ही तो है। जो फार्मर है उसके लिए ये मैंगो ट्री मशीन की तरह तो है। क्यों? इस मशीन से उसको मैंगोज मिलेगा एवरी ईयर और बहुत साल तक मिलेगा। तो फार्मर्स के लिए ये मैंगो ट्री एक मशीन की तरह है, जिस मशीन से उसको बार बार आउटपुट मिलने वाला है। बराबर? तो मैं लिखा देता हूं ये चीज कि मैंगो ट्री फार्मर्स के लिए एक मशीन की तरह है। क्यों? इस मशीन से फार्मर्स को बार बार क्या मिलेगा? मैंगोज मिलेगा ना, है ना। आम का सीजन, मन कर गया एकदम ही, है ना, ललचा गया दिल। एनीवेज, तो फार्मर्स के लिए मैंगो ट्री या कोकोनट ट्री जिससे उसको बार बार मिलने वाला है आउटपुट, तो उसके लिए मशीन की तरह है। तो वो बोलते हैं बेरर प्लांट को अपन कहां कवर करेंगे? इंडेस 16 में कवर करेंगे। ज्यादा अकाउंटिंग डिटेल में डिस्कस नहीं है, सिर्फ इतना ही बोला गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या यस और नो? लिखा गया? जल्दी लिखो फटाफट। लिख लिया? चलो, लिख के हुआ तो डी करके बोलते रहने का, ठीक है। डी, सिर्फ डी टाइप कर देने का उसके अंदर, तो मुझे समझेगा आपका लिख के हो गया करके। चलो, शानदार, जानदार, मजेदार, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो बैरल प्लांट का डेफिनेशन क्या बोलता है, थोड़ा और एक बार रीड कर लेते हैं। बोलता है लिविंग प्लांट होना चाहिए। मैंने बोला हाँ। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? आपको जो मैंगोज मिल रहा है ना, मैंगोज, जो मैंगो ट्री से मैंगोज मिलता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो मैंगो ट्री से आपको मैंगो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ध्यान रखना, ठीक है। आगे, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड, जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है ना। और आखिरी पॉइंट क्रिटिकल है, क्या बोलता है? हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका सिंपल मतलब है यू विल नॉट सेल द ट्री। आपका बिजनेस ट्री को बेचना नहीं है। ऑफकोर्स ट्री से जो मैंगो मिला उसको आप बेच सकते हो, बट आपको ट्री को बेचना बिजनेस है। जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, पीपी हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए। अगर ये माइक मेरा बेचना बिजनेस है तब वो फिर 16 में नहीं आएगा। सिमिलरली जो मैंगो ट्री की हम बात कर रहे हैं, अगर वो मैंगो ट्री को ही बेचना बिजनेस है आपका, तो फिर आप 16 में मत आना। हाँ, ट्री से मिलने वाले मैंगोस को तो आप बेच सकते हो ना यार। अरे मशीन से मिलने वाले आउटपुट को तो बेच सकते हैं ना। पार्ले जी फैक्ट्री जो मशीन से बिस्किट निकालता है, बिस्किट तो बेचता ही है ना, मशीन नहीं बेचता है। सिमिलरली फार्मर ट्री से मिलने वाले मैंगोस को बेच सकता है, लेकिन ये ट्री को नहीं बेचता है। हम वो ट्री की बात कर रहे हैं। आपका धंधा ट्री को बेचना नहीं होना चाहिए। हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आप ट्री को प्रोड्यूस बना के नहीं बेचोगे। सिंपल। आगे लिखा है एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है जब लाइफ खत्म होगी तब आप स्क्रैप की तरह सेल कर सकते हो ना। एट द एंड ऑफ लाइफ कैन सेल द ट्री एज स्क्रैप। जब लाइफ खत्म हो जाएगी तब आप स्क्रैप की तरह बेच दो, बट उसकी लाइफ के दौरान आपका बेचना उसका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। यह उसका बेसिक मतलब है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, इंसिडेंटल स्क्रैप की तरह तो बेच सकते हो आप उसको। दैट्स इट। ये आपका क्या था? ये आपके 2 डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन है पीपी का, दूसरा डेफिनेशन है बेरर प्लांट का। अगेन बता दूं, बेरर प्लांट पर ज्यादा डिस्कशन है नहीं, कोई क्वेश्चन वगैरह इतना फॉलो नहीं करते। सिर्फ बेसिक नॉलेज है जो अपने को लेनी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल के थ्रू दे दी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है। प्लीज ये जो समय लिखाते चलो ना, लिखते हुए चलना। मेरा शक्ल मत देखना कि अरे हाँ हाँ सर समझ गया, अब लिखने की क्या जरूरत है। अभी याद रहेगा, 3 दिन बाद गजनी बन जाओगे, फिर लिखोगे कल्पना वो स्किल्ड। भाई याद नहीं आएगा कुछ भी, पहले बता रहा हूं, तो लिख के रखना जो भी लिखा रहा हूं। हाँ, क्योंकि कुछ महीने बाद आपके साथ आपकी तन्हाई और आपका लिखा हुआ चीज यही बचेगा सर, और कुछ नहीं बचने वाला है। तो ध्यान रखना, और ये लिखा हुआ रहेगा ना तो मेरी सारी बातें रिकॉल हो जाएगी आपको, इसलिए। चलो आगे। ये था अपना फर्स्ट पॉइंट। चार्ट में समझता अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया, दैट इज द डेफिनेशन वाला पार्ट। सिंपल है, आगे बढ़ जाना, रट्टा वट्टा मारने मत बैठना इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अच्छा, अरे ना आप किसी भी स्टैंडर्ड का क्रोनोलॉजी समझना। क्रोनोलॉजी वो बोलते हैं ना, अमित शाह क्रोनोलॉजी समझिए आप। क्रोनोलॉजी तो क्या बोलते हैं, देखो पहले वो डिफाइन करेगा कि हम वो पीपी है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर वो पीपी है
तो फिर देता है रिकग्निशन क्राइटेरिया, मतलब उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसका मतलब आप उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे कि नहीं करोगे, उसको बोलते हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया। बुक्स में रिकॉर्ड करे कि नहीं करे। अच्छा, पीपी का डेफिनेशन मीट कर गया, फिर यहां बोलता है ये मीट किया तो रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, अब रिकॉर्ड करोगे ना तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। पहले डिफाइन करेगा पीपी है या नहीं, फिर बताएगा उसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। अच्छा, रिकॉर्ड करना है तो फिर कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, कौन से वैल्यू को बोलते हैं मेजरमेंट, कैसे मेजर करेंगे उसको। तो ये एक क्रोनोलॉजी होती है नॉर्मल इंडेक्सेस की। ठीक है, डेफिनेशन अपन ने पढ़ लिया। अब अपने को देखना अपन उसको रिकॉर्ड कब करेंगे, है ना। तो बोलता है देखो रिकग्निशन क्राइटेरिया, रिकग्निशन क्राइटेरिया बोलता है दो कंडीशन मीट करेगा तो अपन रिकॉर्ड करेंगे। और ये कंडीशन अपने को बचपन से पता है, कोई भी असेट की यही कंडीशन होती है, किसी भी असेट को रिकॉर्ड करने की यही कंडीशन होती है। क्या है वो कंडीशन, सबसे पहला बोलता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मैंने आपको बताया था ना, वो असेट को असेट तब बोलते हैं जब उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, उसको बोलते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो एफईबीज। एफईबीज मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। किसी भी चीज से आपको बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है तो उसको बोलते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो अगर आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है एंड आप उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हो, इफ द कॉस्ट ऑफ दैट असेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, अगर कॉस्ट मेजरेबल है तो उस केस में आप ये अगर दोनों मीट करता है, बेनिफिट भी है फ्यूचर में और कॉस्ट कितने में पड़ा आपको वो असेट, कितने में खरीदा आपने वो असेट, अगर वो मेजरेबल है, अगर ये दोनों मेजरेबल है, देन यू कैन रिकॉर्ड दैट असेट, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो सेकंड इज द रिकग्निशन क्राइटेरिया, वो इतना ही है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, सिंपल। उसके बाद है ना कुछ गाइडेंस दिया हुआ है। गाइडेंस फॉर व्हाट, गाइडेंस ऑन वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकग्नाइज्ड एज पीपी और नॉट। तो ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये चैप्टर के लास्ट में पढ़ना है, तो इसको मैं पी करके बोल रहा हूं, पी मतलब पेंडिंग। अभी अरे आप पेन समझ लेना, पेंसिल लेना, पेंडिंग पेंसिल से, ताकि अपन बाद में इसको वो कर देंगे। मैं तो ऐसा रब कर दूंगा इसको, आप क्या करोगे, काटोगे क्या उसको, नहीं। तो पी मतलब पेंडिंग है, इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जो गाइडेंस वगैरह दिया हुआ है वो, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला था डेफिनेशन, सेकेंड था रिकग्निशन, तीसरा आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट के अंदर 2 दिन के मेजरमेंट की बात करता है, कितने दिन के, 2 दिन के मेजरमेंट की। सबसे पहला इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल का मतलब होता है आप डे 1 पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, डे 1 पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। और फिर आता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। सब्सीक्वेंट का मतलब होता है आप एवरी ईयर के एंड पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो एक होता है इनिशियल, उसमें बोलता है डे 1 पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर होता है सब्सीक्वेंट कि आप एवरी ईयर के एंड पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, बराबर। इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। तो मैं लिख देता हूं, इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब होता है आप डे 1 पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो स्टैंडर्ड बोलता है डे 1 पे ऑलवेज 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 एट कॉस्ट। जब आप पहली बार असेट रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तब तो आप उसको जितने में खरीदा वो आपकी कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे। जितने में खरीदा वो आपकी कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे, उसको बोलते हैं कॉस्ट, इनिशियल मेजरमेंट। क्लियर, इनिशियल मेजरमेंट, जितने में खरीदा वो आपकी हो गई कॉस्ट, उसको बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट। ऑलवेज 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 एट कॉस्ट। अब वेरियस केसेस में आपकी कॉस्ट क्या होगी। अगर आपने असेट परचेज किया, खरीदा बाजार से, तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट में क्या क्या ऐड करना चाहिए। अगर आपने असेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया, खुद बनाया, तो कॉस्ट क्या होगी। अगर आपने असेट एक्सचेंज में एक्वायर किया, बार्टर ट्रांजैक्शन, मैंने एक हाथ असेट दिया, एक हाथ असेट लिया। नॉर्मली अपन असेट खरीदने में पैसा देते हैं ना, तो मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने कोई दूसरा असेट दे दिया, बार्टर किया, तो उस केस में कॉस्ट क्या होगी। या फिर अगर आपने असेट गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में एक्वायर किया, तो कॉस्ट क्या होगी, है ना। मतलब गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दे दिया असेट का, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी, ऐसा। तो अलग अलग वेरियस केसेस में कॉस्ट क्या होगी ऑन डे 1, उसकी बात करनी है। तो सबसे पहला है, अगर आपने असेट परचेज किया है, इफ यू हैव परचेज्ड द असेट, तो कॉस्ट क्या होगी। परचेज मतलब बाजार में गए, असेट खरीद लिया, तो बोलता है, देखो क्या बोलता है, रिफर नोट नंबर 1 एंड 2, है ना, रिफर नोट नंबर 1 एंड 2। तो अपन नीचे आते हैं और नोट नंबर 1 रिफर करते हैं। अब वो नोट नंबर 1 क्या बोलता है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इफ द असेट इज परचेज्ड। अगर आपने असेट परचेज किया है तो कॉस्ट में क्या क्या आना चाहिए, उसकी बात करता है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट उसकी बात करता है। अगर आपने असेट क्या किया है, परचेज किया है, तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले बोलता है जो भी परचेज प्राइस पे किया वो, उसमें से लेस कर देना
ट्रेड डिस्काउंट, सुना है कभी ट्रेड डिस्काउंट? एक ऐसा डिस्काउंट जो सेलर है वो हर किसी को दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट। अगर इन दोनों में से कुछ भी आपको मिला है तो आप उसको लेस कर देना, क्योंकि वो आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। कैश डिस्काउंट माइनस मत करना, कैश डिस्काउंट सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होता है, उसकी बातें करता हूं मैं, बट यहां सिर्फ क्या वर्ड यूज किया है? ट्रेड डिस्काउंट वर्ड यूज किया है। क्वेश्चन में मेंशन रहता है ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है। तो परचेज प्राइस में से क्या माइनस कर देना? ट्रेड डिस्काउंट। सपोज आपने 10 लाख पे किया, वो 10 लाख का कॉस्ट था, लेकिन बोला कि 10% इज द ट्रेड डिस्काउंट, तो आपके लिए कॉस्ट कितना रहेगा? 10 लाख माइनस 10%, दैट इज ओनली 9 लाख, ऐसा। तो उतने वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करने का, तो उसको बोलते हैं परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। फिर बोलता है ऐड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, सिर्फ वो ही टैक्सेस ऐड करना जो नॉन रिफंडेबल है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई असेट खरीदने पे जीएसटी पे कर दिया, अब जीएसटी का तो अपने को क्रेडिट मिल जाता है ना, आईटीसी उसको बोलते हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो अगर जिस चीज का आपको रिफंड मिलने वाला है या क्रेडिट मिलने वाला है, तो वो टैक्स आप कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, सिर्फ वही टैक्स ऐड करना जो नॉन रिफंडेबल है, जिसका आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, कोई रिफंड मिलने वाला नहीं है ना। उसके अलावा आता है ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस? ऐसे खर्चे जो असेट को रेडी करने में या असेट को यूज करने के लिए रेलिवेंट थे, मतलब असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए जो भी खर्चे रेलिवेंट थे, है ना। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, मतलब ये खर्चे किए बिना आप असेट को एक्वायर ही नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, डिलीवरी वाले खर्चे, असेट को इंस्टॉल करने के खर्चे, है ना। अगर किसी इंप्लॉय ने वो असेट मैन्युफैक्चर किया है तो इंप्लॉय को जो पगार दिया वो वाले खर्चे, ऐसे उसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच वर नेसेसरी टू मेक द असेट रेडी फॉर यूज, है ना। तो मैं लिखा दूं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है? नेसेसरी एक्सपेंसेस टू मेक द असेट, परफेक्ट आंसर है केविन। रेडी फॉर यूज, टू मेक द असेट रेडी फॉर यूज, सही है। अपने पास एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अनंत सक्सेना। एक तो नाम अनंत, वो अंबानी वाले का बेटा, ऊपर से सक्सेना। ये सरनेम जो सक्सेना होता है ना, वो आपने देखा कभी भी ऐसे पिक्चरों में ना, ये बड़े अमीर होते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि अनंत सक्सेना आप भी बड़े, आपके पास होगी बढ़िया BMW मर्सिडीज वगैरह, और आपके हाथ में होगा आईफोन। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, मैकबुक वगैरह होगा, आईफोन वगैरह, क्योंकि वो अमीर ही होते भाई। पता नहीं भाई, मैं जो भी है, अपने को तो लग रहा है एक सक्सेना, एक मल्होत्रा, है ना। ये हमेशा देखना आप, दो अमीर के यही दो सरनेम है, सक्सेना और मल्होत्रा। आनंद बोलता है नहीं है सर। अरे कोई नहीं, नाम तो है ना तेरा, अंबानी वाला नाम अनंत, अंबानी का बेटे का नाम अनंत है, अनंत अंबानी। बताओ, नाम अनंत रखा है, सरनेम सक्सेना रखा है, फिर बोलता है पैसा नहीं है। झूठ बोल रहा है आदमी। एनीवेज, आगे बढ़ जाते। चलो, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी टू मेक द असेट। हाँ, सिंघानिया, रचना ने एक और, सिंघानिया भी बड़े होते। वो केविन लोड़ा भी भाई, वो भी अमीर होते, बिल्डर्स। भाई साहब, अमीर पब्लिक है एकदम, खतरनाक। एक देखो गरीब होते, कंदोईस, एक कंदोईस, केसवानीस, बुरानास, ये सब गरीब है, गरीब कैटेगरीज। हाँ, अंबानी वगैरह तो ऑफकोर्स, अंबानी नहीं, बम्बानी इज वेरी अमीर ना। ओबरॉयस, अरे ओबरॉयस तो भूल गया, शिवांगी और ओबरॉयस। ए तुम लोग क्या टाइम पास कर, इधर आओ वापस, चलो। कंदोई तो गरीब है, गुप्ताज भी गरीब है, कंदोईस, गुप्ताज, है ना। उसके अलावा और कोई, मेहताज भी अमीर है भाई, मेहताज भी अमीर होते हैं, है ना। कंदोईस, केसवानी, शुभम केसवानी सर है तो केसवानी, बीबी सर है और बुराना सर तो बुराना, वेरी पुअर पीपल, हंग्री पीपल। हाँ, चलो आओ इधर आओ। एनीवेज, क्या बोल रहा था मैं? कपूर, अरे कपूर तो ऑफकोर्स यार अमीर है यार, तो कैसे बातें कर रहे हो? चोपड़ा। अरे प्रेम चोपड़ा हो गया तुम लोग। नंगा नहाएगा क्या और निचड़ेगा क्या? अरे यार ध्यान दो, चलो ध्यान दो, चलो अभी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस में क्या क्या आता है सुनो, इट इंक्लूड्स। सबसे पहला बोलता है इंप्लॉय कॉस्ट। अब ये कौन सा इंप्लॉय कॉस्ट का बात कर रहा है? अगर कोई इंप्लॉय असेट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व था तो इंप्लॉय कॉस्ट आता है। नॉर्मली इंप्लॉय कॉस्ट जब आप असेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हो ना, जब आप असेट घर पे इन हाउस बना रहे हो, तो उस केस में जो इंप्लॉय को पगार दिया वो उसके अंदर आ सकता है। लेकिन जब असेट परचेस कर रहे हो तो जनरली इंप्लॉय कॉस्ट नहीं आता है, वो इसके लिए काम आएगा। तो सर यहाँ क्यों लिख के रखा है? क्योंकि सेल्फ कंस्ट्रक्ट के लिए भी हम यही नोट रेफर करते हैं,
इसलिए एनीवेज, तो एम्प्लॉय कॉस्ट, जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे कंस्ट्रक्शन में। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ साइट, अगेन ये तभी आता है जब आप खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जिस साइट पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उस साइट का खर्चा। उसके अलावा डिलीवरी वाला खर्चा, जो आपने परचेज किया, तो परचेजिंग में कभी कभी डिलीवरी चार्ज लगाता है ना, वो डिलीवरी चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, सिर्फ रीड करना है आपको, ठीक है। आपको है ना, मतलब ऐसा याद नहीं रखना है सब चीजें, आपको बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगी। देखो एफआर में दो चीज है, एक है कंसेप्ट, एक है क्वेश्चंस। आप बोलोगे सर ये तो पूरा एफआर तो हम कंसेप्ट कंसेप्ट पढ़ रहे, कंसेप्ट पढ़ना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और फिर मेन फोकस ज्यादा क्वेश्चंस पे करना है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो सब अपना क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, इंप्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, ये हो गया। फिर आता है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, समझने का ट्राई करते हैं। तो टेस्टिंग वाले पार्ट के लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं नोटबुक में एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, नोटबुक में एग्जांपल है टेस्टिंग को लेकर, टेस्टिंग के लिए नोटबुक में एग्जांपल है। और इसी पार्ट पे क्लैरिफिकेशन भी इशू हुआ था रिसेंटली, तो वो भी डिस्कस करेंगे। आ जाओ, तो यहां लिख लेते कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सपोज हम मेट्रो बना रहे थे, आपको पता ना था, मैं मुंबई में रहता, तो मुंबई में नई नई मेट्रो बनी है, तो हम लोग एकदम एक्साइटेड रहते हैं मेट्रो वगैरह के लिए। तो सपोज हम मेट्रो बना रहे थे, अज्यूम करते मेट्रो बनी नहीं है, ठीक है। ऑफकोर्स अब मेट्रो इतना बड़ा असेट है, उसको चालू करने के पहले टेस्टिंग कंडक्ट करोगे कि नहीं करोगे? टेस्टिंग कंडक्ट करेंगे ना, तो टेस्टिंग कंडक्ट करने में खर्चा आता है, आपको पता है क्या, है ना। मतलब आप असेट को रेडी फॉर यूज प्रूफ कर दो, रेडी फॉर यूज अनाउंस कर दो, उसके पहले टेस्टिंग वगैरह करनी होती है। उसके लिए अपन क्या इंकर करते हैं, टेस्टिंग एक्सपेंसेस इंकर करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। तो सपोज मैंने टेस्टिंग एक्सपेंस इंकर करा 100,000 का, मैं 1 लाख रुपीज का इंकर करा, चलो टेस्टिंग एक्सपेंस इंकर करा आपने 1 लाख रुपीज का। तो ये 1 लाख का क्या करना है, स्टैंडर्ड बोलता है ये जो 1 लाख है ये आप असेट की कॉस्ट में ऐड करोगे, इसको भी असेट की कॉस्ट का पार्ट बना लेने का, मतलब ये खर्चा भी क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज का मतलब होता है असेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। तो ये 1 लाख जो आपने टेस्टिंग में इंकर किया, ये भी कॉस्ट में ऐड होता है असेट की। ऐसा क्यों? बिकॉज टेस्टिंग किए बिना आप ये नहीं कह सकते कि एसेट रेडी फॉर यूज है। कल को बिना टेस्टिंग के मेट्रो चालू कर दी, भाई सवारी लोग सीधा पहुंच जाएंगे ऊपर ही, तुम समझ रहे क्या? तो टेस्टिंग का खर्चा इज एन कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ये ध्यान रखना। अब जो मुझे बात करनी है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना क्या होता है। कभी कभी क्या हुआ, तो मेट्रो वाले ने ना स्कीम अनाउंस करी है, सुनना मजेदार स्कीम है। तो अपने पास इधर है जैसे विनीत है अपने पास, विनीत मेहता है ना, विनीत है अपने पास, मेहताज द मल्होत्रास, तो मेहता है अपने पास, विनीत मेहता। तो विनीत ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जो एसेट बना रहा था मेट्रो जिसकी थी उसने अनाउंस करा कि हम टेस्टिंग कंडक्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग में हम फ्री राइड अनाउंस करते हैं। क्या अनाउंस करते हैं? फ्री राइड, फ्री राइड ओनली फॉर ₹1। 1 रुपए में आपको पूरी मेट्रो की सवारी दी जाएगी 20 मिनट्स की, है ना, 20 मिनट्स की सवारी दी जाएगी फ्री में। सॉरी फ्री मतलब फ्री नहीं, मतलब ऐसे नॉमिनल राइड, राइड अनाउंस करते, फ्री मत बोलो, 1 रुपया बोलो, चलो 1 रुपए में अनाउंस कर राइड। बट इसमें एक रिस्क है, गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया, जान का खतरा है। जान का खतरा तुमको समझ आता है क्या? अपने रिस्क पे आना, टेस्टिंग चालू है ये हमने मीटिंग चालू नहीं किया, टेस्टिंग के लिए। तो किसको बैठना, आके बैठे, 1 रुपए के अंदर आके बैठो, जान गई तो गई, रिस्क नहीं है। फिर गवर्नमेंट साइन करवाता है पेपर एक कि भाई तुम अगर मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी, ऐसा करके। तो इसका मतलब अब हुआ क्या, विनीत है, ये जो अपना विनीत है ना, ये बड़ा चंचल आदमी है, ये ऐसे रिलेशनशिप में नया नया आया था। तो ये और इसकी गर्लफ्रेंड, अब होता है ना जब नए रिलेशनशिप में होते तो अपन जगह ढूंढते, पार्क में बैठे, पिक्चर में जाके बैठे, कॉर्नर की सीट पकड़ी, ऐसा। तो इसने विनीत अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, बोला बेबी बेबी मेट्रो वाले ना फ्री राइड दे रहे अपने को, मेट्रो वाले अपने को फ्री राइड दे रहे, ओनली फॉर ₹1। कहाँ अपन पिक्चरों में कॉर्नर सीट पकड़ते हैं, 150 भरते हैं, पॉपकॉर्न का पैसा भी लगता है, यहाँ तो 1 रुपए में फ्री राइड मिल रही है बेबी, चलो मेट्रो में घूम के आते, निब्बा निब्बी। तो गर्लफ्रेंड भी बोली हाँ हाँ बाबू थैंक यू, आप मेरे लिए इतना सोचते हो। चलो, तो ये निब्बा निब्बी गए मेट्रो में टेस्ट राइड लेने को। तो मैं बोलूं ये जो जिसकी भी मेट्रो थी, उसने ऐसे बहुत सारे निब्बा निब्बी को फ्री में राइड दी टेस्टिंग के दौरान। तो टेस्टिंग के समय उसने टेस्टिंग की कुछ इनकम भी कमा ली ना, टेस्टिंग करते करते उसने ये सैंपल लाइट दे देकर, ऐसे सैंपल लोग को लाइट दे देकर कुछ इनकम कमा ली, उसको बोलते हैं टेस्टिंग की इनकम, है ना। सपोज ऐसे लोग को राइट दे देकर इन्होंने 20,000 रुपीज की इनकम कमा ली, ठीक है। तो एक्सपेंस किया 1 लाख का, इनकम कमाई 20,000 रुपीज की, बराबर। तो अब मुझे बताओ
इनका नेट खर्चा कितना लगा था, मेट्रो वालों का नेट खर्चा कितना लगा। आप खर्चा 1 लाख नहीं बोल सकते अब, क्योंकि 1 लाख का खर्चा करके आपने ऐसा एक एक रुपया जमा करके 20,000 तो ऑन कर ही लिया, तो आपका नेट कॉस्ट इज नाउ ओनली एंड ओनली ₹80,000। तो आप क्या करोगे, आप अब ये नेट कॉस्ट पीपीई के वैल्यू में ऐड करोगे, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ पीपीई। ये नेट कॉस्ट जो 80,000 का, इतना ही आप पीपीई के वैल्यू में ऐड करोगे। आई होप तुमको समझ आता है क्या ये वाला पार्ट, है ना। यस, सिंपल है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो टेस्टिंग के समय जो नेट कॉस्ट है उतना ऐड करने का, क्लियर है, ओके। अब इसमें क्लैरिफिकेशन है। अब क्लैरिफिकेशन क्या है, सुनना। क्लैरिफिकेशन बोलो, अमेंडमेंट बोलो, जो बोलना है बोलो, सुनना। अब सपोज बाय चांस ऐसा हो गया, अच्छा एडेड टू द कॉस्ट ऑफ पीपी मतलब आपकी पीपी की कॉस्ट इतने वैल्यू से बढ़ जाएगी, है ना, 80,000 से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हुआ क्या, इसमें क्लैरिफिकेशन क्या दिया, बाय चांस ऐसा हो जाए कि आपका टेस्टिंग का खर्चा इज लेट्स से 1 लाख, लेकिन ऐसे बहुत सारे निब्बा निब्बियों को, ऐसे बहुत सारे कपल्स को आपने टेस्ट राइट दे दी, इतना भला किया आपने समाज का, और आपने इनकम काफी ज्यादा कमा ली। लोग इतने इतने अच्छा फील करने लगे मेट्रो के अंदर कि फ्री में एसी है। ऐसा बहुत सारे बाबू बाबी जितने भी सब लोग आके इसके अंदर ही बैठते थे। 2 महीना यही चल रहा था, 1 रुपए में राइड, सब राइड ले रहे थे, पता नहीं काई की राइड ले रहे थे उन लोग। तो इनकम काफी ज्यादा कमा ली, जितना टेस्टिंग का खर्चा हुआ उससे ज्यादा इनकम कमा ली, है ना। कितनी इनकम कमाई, चलो 1,30,000 की इनकम कमा ली, है ना। तो इस केस में तो नेट कॉस्ट नहीं हुआ, नेट में खर्चा नहीं लगा, नेट में तो आपने इनकम कमा ली। अब नेट में आपने इनकम कितनी कमाई, नेट में आपने इनकम कमाई 30,000 रुपीज की, है ना। हाँ, निराली हंस रही है, सुनो। नेट में आपने इनकम कमाई कितनी की, 30,000 रुपीज की। अब ये जो अगर आपका इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, तो ऐसे केस में ये एक्स्ट्रा वाली इनकम कहां जाएगी, क्या इसको भी कॉस्ट से एडजस्ट करना है या इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो स्टैंडर्ड बोलता है अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो भी इसको आप कॉस्ट से एडजस्ट करोगे, एडजस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ पीपी। अब एडजस्ट करने का मतलब बेसिक ये है कि आप इसको कॉस्ट से क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। नॉर्मली जब अपन खर्चा ज्यादा कर रहे थे तो अपन कॉस्ट में ऐड कर रहे थे ना, जब आपकी इनकम ज्यादा है तो ये एक्स्ट्रा इनकम आप क्या करोगे, असर की कॉस्ट से माइनस करोगे। ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो एक एडजस्टमेंट छोटा सा इसके ऊपर आ गया कभी क्वेश्चन में घुस के, तो अपने को मालूम होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन सब। अरे बहुत बेसिक चीज है, सबको समझता है क्या। जब खर्चा ज्यादा होता है तो कॉस्ट में ऐड करना होता है, जब इनकम ज्यादा है तो कॉस्ट से माइनस कर देना, उतनी से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसा लिखा गया वाला पार्ट, ठीक है। एडजस्ट, एडीजी मतलब एडजस्ट, हाँ सॉरी, ठीक है। चलो तो देखो अब यहां लिख के दिया हुआ है, क्या बोलता है देखो, इंक्लूड्स एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट डिलीवरी इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, लेस, देखो लेस क्या बोला हुआ है, लेस प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट प्रोडक्शन। जो भी टेस्ट प्रोडक्शन से आपको कुछ इनकम वगैरह वो लेस कर देना कॉस्टिंग के खर्चे से। और अगर कोई प्रोफेशनल फीस इंकर करी तो वो भी कंसिडर कर लेना, प्रोफेशनल फीस भी आ जाती है। फिर आपको दिया हुआ है अमेंडमेंट या क्लैरिफिकेशन, द एक्सेस ऑफ नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग विल नॉट बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। अगर आपके प्रोसीड ज्यादा है, एक्सेस है, इनकम ज्यादा है, तो वो पीएनएल में नहीं जाएगा, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी, है ना। एक्सेस ऑफ नेट प्रोसीड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी। इसको लेकर भी मैंने नोटबुक में आपको एग्जांपल दे दिया ना, तो लिख दूं नोटबुक में एग्जांपल। देखो कितनी अच्छी रेफरेंसिंग कर रहे हैं अपन, कि अपने को क्लियरली समझेगा कि इसको क्या करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर, समझ में आता है, परफेक्ट है। चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं आप लोग के साथ? अरे कैन वी प्रोसीड फर्दर? यस सर, बढ़ो ना, काहे नहीं बढ़ते, बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, व्हाट ऑल एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड, डज नॉट इंक्लूड, मतलब डायरेक्टली एडिटेबल एक्सपेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होगी उसका बात करता है। सबसे पहला बोलता है इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस। सपोज आप मेट्रो चालू करने वाले हो तो आपने राहुल गांधी जी को बुलाया, आपने पप्पू भाई सबको बुलाया और बोला आके रिबन काटो। अब राहुल गांधी जी को बुलाने का जो खर्चा है, क्या वो तुम असर की कॉस्ट में ऐड करोगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट, उसको बोलते हैं इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस। तुम समझ रहे क्या? तो इनॉग्रेशन के लिए जो खर्चे आपने किए, एडवर्टाइजिंग वाले खर्चे किए, प्रमोशन किया, ट्रेनिंग दिया,
एडमिन जनरल ओवरहेड्स, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, मतलब असेट को चलाया तो इनिशियल लॉस में चलेगा। ये सब जो खर्चे ये असेट को रेडी करने में रेलिवेंट नहीं है। अपन कैपिटलाइज कौन से खर्चे करते हैं? जो असेट को रेडी करने में रेलिवेंट है। अगर आप राहुल गांधी जी को नहीं भी बुलाओगे तो भी तो मेट्रो चलेगी ना, समझ रहे हो क्या तुम? ऐसा तो ये जो एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल, इनॉग्रेशन वाले खर्चे, ट्रेनिंग के खर्चे, ये आप बिना इंकर किए भी असेट रेडी हो सकता है। ये असेट को रेडी करने के खर्चे नहीं है, तो इसलिए ये सब खर्चा आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बराबर। अब इसमें एक और खर्चा है जिसके लिए एग्जांपल भी दिया हुआ इधर, सुन लो क्या बोलता है। कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग द एंटिटीज ऑपरेशंस। कभी कभी क्या होता है, असेट को यूज करने के लिए अपन कुछ इंप्लॉयज को ट्रांसफर करते हैं कि चल बांग्लादेश से नेपाल आ जाए ऐसा करके, तो वो रिलोकेशन वाले खर्चे भी कैपिटलाइज नहीं होते, ध्यान रखना। ठीक है, आगे द इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ यूजिंग द अंडर कंस्ट्रक्शन पीपी। अब इसका मतलब क्या सुनना, ये वाले पार्ट का, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या सुन लो, सपोज मैं ना एक लैंड के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाला था। क्या करने वाला था? लैंड के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, बट ये कंस्ट्रक्शन तो शुरू नहीं हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने लैंड को एक कार पार्किंग साइट बना दिया। आपने देखा रहेगा ना काफी जगह पे ऐसे खाली लैंड को कार पार्किंग की तरह यूज करते हैं। बोला जब तक काम चालू नहीं होता है 2-3 महीना 4 महीना, तब तक कार पार्किंग बना के पार्किंग थोड़ा पैसा कमा लेंगे। बराबर। और जब काम चालू होगा तो कार पार्किंग बंद करेंगे और फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो ये जो कार पार्किंग से आप इनकम कमाओगे, ये जो आपकी इनकम आएगी, इसका क्या करे, ये आपके पीएनएल में जाएगी भाई। इसको आप असेट के कॉस्ट से एडजस्ट नहीं करोगे। क्यों? अरे कार पार्किंग का जो खर्चा या जो इनकम है, इज इट नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट? द आंसर इज नो। सर लेकिन टेस्टिंग वाले केस में तो आपने कंसिडर किया था। अरे भाई वो टेस्टिंग की इनकम थी, क्योंकि टेस्टिंग का खर्चा कैपिटलाइज होता है तो उसकी इनकम हम लेस करते हैं खर्चे से। ये टेस्टिंग की इनकम नहीं है, ये मिसलेनियस इनकम है। तो अगर ऐसी कोई मिसलेनियस इनकम होती है तो आप उसको कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, ध्यान रखना। तो अगर आपने असेट को कार पार्किंग साइट की तरह यूज किया, इट शुड बी ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलो क्लियर। अरे यस और नो, कुछ क्वेरी तो पूछ लो बीच में। चलो मतलब बीच में मतलब कंसेप्ट की बात पूछना वैसा। उसके अलावा एक और अपने को रेफरेंस दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट इफ एनी। अगर कोई भी कैश डिस्काउंट आपको मिलता है तो उसको आप कॉस्ट से एडजस्ट मत करना, उसको आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यस। अगर कंप्लीटेड पीपी है तो भी मानसी, तो भी, क्योंकि वो पीपी को रेडी करने का खर्चा नहीं है ना। मानसी कह रही है सर अगर पीपी रेडी हो गया उसके बाद मैं कार पार्किंग की तरह यूज करूं तो, अरे तो भी आप कॉस्ट से एडजस्ट नहीं करोगे। पीपी रेडी हो गया तो बात ही खत्म हो गई ना, है ना, ध्यान रखना। सेल ऑफ सैंपल कैन बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम टेस्टिंग। नैतिक इट डिपेंड्स। अगर आपने वो सैंपल टेस्टिंग के समय जनरेट किया था और फिर आपने वो सैंपल बेच के कुछ कमाया तो यस, तो आप जो बोल रहे हो वो सही है। फिर क्लियर किया? ठीक है। क्या सुखशांत कहते रिपीट दिस पॉइंट। अच्छा मैं एक बार और बोल दूं, जितना हो सके प्लीज कंसंट्रेशन रखो। हाँ बहुत सिंपल सा पॉइंट है यार। ये क्या पॉइंट है, अगर आपकी कोई आइडल असेट पड़ी है उसको आप कार पार्किंग की तरह यूज कर रहे हो, तो कार पार्किंग की इनकम को आप असेट की कॉस्ट से माइनस नहीं करोगे, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। सिंपल, दैट्स इट। चलो मेरे ख्याल से वी आर गुड टू प्रोसीड फर्दर। खत्म हो गया वाला पॉइंट। अब आता है अगला पॉइंट, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग या साइट रिस्टोरेशन। ये भी खर्चा कैपिटलाइज होता है। अब ये होता क्या है, इसके लिए अपन नोटबुक में एग्जांपल लिखेंगे। नोटबुक में लिखेंगे एग्जांपल। आ जाओ, मजेदार है वो चीज, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसको एक सिंगल स्टार दे सकते हो। ठीक है, क्या बोलता है देख लो। आ जाओ, एग्जांपल। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, डीकमिशनिंग। डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग या फिर साइट रिस्टोरेशन। डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग या फिर साइट रिस्टोरेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या था समझने का ट्राई करते हैं। सपोज मेरे पास एक मशीन थी। ठीक है, ये मशीन पता है क्या करती है, ये मशीन है ना मिनरल एक्सट्रैक्ट करती है अंडरग्राउंड से। क्या करती है मशीन? मिनरल एक्सट्रैक्ट करती है फ्रॉम अंडरग्राउंड। तो इसका होता क्या है, इस मशीन को अपन एक लैंड पे इंस्टॉल करते हैं,
तो गवर्नमेंट से अपन पहले परमिशन लेते हैं कि एक गवर्नमेंट अपने को एक लैंड देता है, ये लैंड है, एक गवर्नमेंट ने अपने को लैंड दी, बोला ले कर, उसमें तू गाड़ेगा मशीन और तू मिनरल एक्सट्रैक्ट करना चालू कर देंगे अपन, बराबर। तो हम क्या करते हैं, इस मशीन को हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। सपोज ये मशीन है अपनी, ठीक है, ऐसी मशीन है अपनी, तो अपन ने क्या किया, मशीन को इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, गवर्नमेंट आपको मिनरल एक्सट्रैक्ट करने का कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स तक राइट देता है। तो सपोज आपको राइट दिया 10 साल तक का, 10 ईयर्स तक यू कैन एक्सट्रैक्ट मिनरल फ्रॉम ईयर, ठीक है, 10 ईयर्स तक यू कैन एक्सट्रैक्ट मिनरल फ्रॉम मिनरल, चल 10 साल नहीं 5 साल का राइट दिया, सामान लेते 5 ईयर्स तक का, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक और चीज बोलता है कि 5 ईयर्स के बाद जब आपका यूजेज खत्म हो जाएगा, जब आपने 5 साल में सारा मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा, तो ये जो लैंड में आपने खड्डा किया ना, ये जो लैंड में आपने छेद किया है ना, छेदी सिंह ने जो छेद किया, ये छेद को आपको भर के देना पड़ेगा। ये जो लैंड है जिसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, बेसिकली डिस्ट्रॉय इन द सेंस जो भी है, आपने जो भी किया इसके अंदर, मशीन इंस्टॉल किया, लैंड खराब कर दिया आपने, ये साइट को, ये साइट को आपको क्या करके देना पड़ेगा, रिस्टोर करके देना पड़ेगा, और ये कंपलसरी है, कंपलसरी है, बराबर। गवर्नमेंट ने बोला ये खर्चा करना ही पड़ेगा आपको साइट रिस्टोरेशन का, अगर आपको यहां से मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है तो। माय क्वेश्चन टू यू इज, ये जो खर्चा है साइट रिस्टोर करने का, इसके ये जो खर्चा है, आप अगर साइट रिस्टोर करोगे तो खर्चा तो होगा ना, तो साइट रिस्टोर का जो एक्सपेंस है, ये आप कब इंकर करोगे, या आप आज इंकर करोगे या 5 ईयर्स के बाद इंकर करोगे। तो मैं बोलूं साइट रिस्टोर तो मैं 5 ईयर्स के बाद करूंगा, तो उसका एक्सपेंस भी मैं इंकर करूंगा आफ्टर 5 ईयर्स, बराबर। क्या इसका खर्चा भी कब इंकर करूंगा मैं, आफ्टर 5 ईयर्स। अब द क्वेश्चन इज, क्या ये एक्सपेंस एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, अपने को मैंने ये पता लगाना है। इज दिस एन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। सर वाई? मेरे ख्याल से नेहा ने सबसे पहले आंसर किया यस। वाई? क्योंकि ये आपको पक्का पक्का इंकर करना पड़ेगा, पक्का इंकर, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। अगर आपको असेट को यूज करना है या मिनरल एक्सट्रैक्ट करने हैं तो आपको यह खर्चा इंकर करना ही पड़ेगा। अगर आप रिफ्यूज कर दोगे, नहीं नहीं मैं नहीं करके दूंगा, ठीक, तो भाई तुम उस असेट को यूज ही नहीं कर पाओगे, फिर फायदा क्या हुआ उस असेट का, ऐसा। तो ये जो खर्चा है रिस्टोर करने का, ये आपको पक्का इंकर करना पड़ेगा। बस फर्क इतना है, ये खर्चा आज इंकर नहीं होएगा। ये खर्चा कब इंकर होएगा? ये खर्चा 5 ईयर्स के बाद इंकर होएगा। अब एक बात मुझे बताओ, आपने शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रखा है। अगर ये खर्चा आपको 5 ईयर्स के बाद इंकर करना है, लेकिन असेट की कॉस्ट तो आपको डे 1 पे निकालनी होती है। असेट की कॉस्ट तो आपको कब निकालनी होती है? आपको डे 1 पे निकालनी होती है। तो इस खर्चे को भी क्या मैं असेट की कॉस्ट में ऐड करूंगा? द आंसर इज यस। ये खर्चा विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ असेट, बट द ओनली डिफरेंस इज, क्योंकि ये खर्चा आज नहीं 5 ईयर्स के बाद इंकर करना है, तो इसको जब आज मैं ऐड करूंगा, तो नैतिक और नेहा ने एकदम करेक्ट आंसर किया कि यस ऐड करेंगे, लेकिन कौन से वैल्यू पे ऐड करेंगे इसको? अपन प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करेंगे। वेरी गुड आंसर रचना। कौन से वैल्यू पे ऐड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करेंगे। वेरी गुड आंसर मानसी, वेरी गुड। तुमको मेरे ख्याल से लॉजिक समझता है ये चीज, क्योंकि आज का इंकर किया गया स्पेसिफिक अमाउंट और 5 ईयर्स के बाद का इंकर किया गया स्पेसिफिक अमाउंट इज नॉट कंपेरेबल ना। तो आपको कॉस्ट तो डे 1 पे निकालनी होती है, आज निकालनी होती है फर्स्ट डे पे, तो आप कॉस्ट में कौन से वैल्यू पे ऐड करोगे? आप कॉस्ट में ऐड करोगे एट व्हाट वैल्यू? एट प्रेजेंट वैल्यू। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप सबको समझता है क्या ये वाला पॉइंट? यस और नो? यस, आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। अब है ना, इसको मैं कुछ नंबर्स से रिलेट करता हूं और एक बढ़िया सा अपन एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है? चलो ये कर लो फटाफट से कॉपी, अगर किसका बाकी है तो जल्दी से कॉपी कर लो इसको, जल्दी से कॉपी कर लो। चलो डन। अब आ जाओ, अब अपन आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा,
कुछ फिगर्स वगैरह हो जाए तो मजा आ जाए सर। आ जाओ लिखो। सपोज अपन ने असेट परचेस्ड किया, असेट परचेस्ड फॉर 10 lakhs, ठीक है, लिखो हाँ साथ में, डी कमिश्निंग आफ्टर 5 years विच इज इक्वल टू 5 lakhs। आप 5 years के बाद डी कमिश्निंग करोगे, कितना इंकर करोगे? 5 lakhs इंकर करोगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज एट द रेट 10%, ठीक है। डी कमिश्निंग आपको करना है, डी कमिश्निंग बोल दो इसको, आप डी कमिश्निंग को डिसमेंटलिंग भी बोल सकते हो या फिर साइट रिस्टोरेशन भी बोल सकते हो, सबका मतलब एक। डी कमिश्निंग, डिसमेंटलिंग, साइट रिस्टोरेशन, जो बोलना है बोलो इसको, ठीक है। चलो तो 5 lakhs इंकर करना है 5 years के बाद, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है। अब द क्वेश्चन इज, जब मैं सोल्यूशन बनाऊंगा तो मेरे को सबसे पहले क्या निकालनी है? डे 1 पे मुझे चाहिए पीपीई का कॉस्ट। तो मेरे डे 1 पे कॉस्ट क्या रहेगी? जो भी आपने 10 lakhs पे किया है वो तो कॉस्ट में आएगा ही आएगा, वो तो आएगा, प्लस 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 और क्या आएगा? अच्छा ये एएस में भी था क्या आप लोग को? बताओ मुझे, शायद नेहा ने बोला ये एएस 10 में भी था। आप लोग ने एएस में पढ़ा ये वाला कंसेप्ट, डी कमिश्निंग वाला कंसेप्ट पढ़ा ही होना चाहिए। आपने पढ़ा है? आपने अगर पढ़ा है तो वेरी गुड, लेकिन मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे अज्यूम करूं कि क्या अज्यूम कर लो? आप बताओ, वैसे प्रोसीड करेंगे अपन फिर आगे। ये अज्यूम करना बेटर है ना कि नहीं पढ़ रखा है, बट ठीक है आपने पढ़ रखा है, वेरी गुड। चलो सबने कहा पढ़ रखा है, आज काफी लोग, अरे वाह, वो समझ, तुम लोग तो यार स्कॉलर लोग आए हो मेरे बैच में। मेरे को लगा मेरे बैच में मेरे ऐसे लोग रहेंगे डब्बे, मैं तो डब्बा हूं, तुम स्कॉलर हो। अरे कब सबने पढ़ रखा है, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो इसको हम कौन से वैल्यू पे कंसिडर करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर करेंगे। चलो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है तुमको? एग्जैक्ट बताओ कितनी आती है? तो कैसे निकालते हैं? मेरे ख्याल से आंसर किसने दिया? अच्छा शिवांगी ने बोला नहीं पढ़ा, वेरी गुड, मैंने भी नहीं पढ़ा था, शाबाश। चलो ठीक है आ जाओ। एनीवेज, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? मेरे ख्याल से 310461 आती है। सर ये कैसे है आपको जरा बताओ? ये आती है आपकी 5 lakhs डिवाइड बाय 1.10 रेज टू 5। सर ये कैसे निकालेंगे? कैलसी पे लो, 5 lakhs डिवाइड बाय 1.10 और इक्वल टू 5 बार दबाओ, 1 2 3 4 5, तो आएगा आपको 310461। आएगा आपको 310461, यस। तो ये वैल्यू आती है, क्या है ये? दिस इज नथिंग बट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिश्निंग। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिश्निंग। टोटल वैल्यू कितना हो गया आपका? 10 lakhs प्लस 310461 विल बी 13,10,461। ये आपकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब मतलब आपकी डे 1 की कॉस्ट कितनी होगी? 13 lakhs। तो आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे? आप 10 lakhs पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, 13 lakhs पे रिकॉर्ड करोगे। सर जर्नल एंट्री कैसे मारेंगे? चलो जर्नल एंट्री मारने का ट्राई करते हैं डे 1 पे, ठीक है। तो आप एंट्री कैसे मारोगे? यू विल रिकॉर्ड द पीपी, तो यू विल से पीपी अकाउंट डेबिट एट व्हाट वैल्यू? 13,10,461। पीपी डेबिट ना, असेट रिकॉर्ड करें, डेबिट करेंगे। टू क्या बोलेंगे? टू कैश बैंक अकाउंट। क्या हमने पूरा कैश पे किया? क्या नहीं, हमने अब तक सिर्फ 10 lakhs का कैश पे किया है, तो हम बोलेंगे टू कैश बैंक 10 lakhs। टू कैश बैंक हाउ मच? 10 lakhs। और बाकी क्या बोलेंगे? रिमेनिंग ये जो अमाउंट है ये आपने आज पे नहीं किया है, आप बाद में पे करोगे ना 5 years के बाद, तो इसके लिए आप एक प्रोविजन बुक करते हो। तो यू विल से टू प्रोविजन फॉर डीकमिश्निंग हाउ मच? 310461। इसका आपने एक प्रोविजन बुक किया, क्योंकि ये पेमेंट आप आज नहीं करोगे, आप 5 years के बाद करोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। चलो सिंपल है ये वाला पार्ट, ठीक है। अपन ने ये एंट्री मार दी। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती है, देयर इज वन मोर डिस्कशन टू बी डन। नाउ व्हाट इज दैट डिस्कशन? सुनना, आपने प्रोविजन को बुक कौन से वैल्यू पे किया? प्रोविजन को आपने बुक किया प्रेजेंट वैल्यू पे 310461। आपको इसको पे करना है 5 years के बाद, लेकिन 5 years के बाद, आफ्टर 5 years आपको पे कितना करना है? आपको 310461 पे नहीं करना है, आपको 5 years के बाद 5 lakhs पे करना है। उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू 5 years के बाद पे कितना करना है आपको? सर पे तो 5 lakhs करना है, लेकिन आपने प्रोविजन तो सिर्फ 3 लाख का बनाया, 3,10,000 का, पे करना है 5 लाख से।
सर पे अगर 5 लाख करना है तो प्रोविजन भी 5 लाख पे आना चाहिए ना, है ना, हमने तो प्रोविजन कम बना दिया सर। तो क्या होता है, जब आप डे 1 पे प्रोविजन क्रिएट करते हो तो प्रेजेंट वैल्यू से एवरी ईयर थोड़ी थोड़ी ये वैल्यू 5 लाख की तरफ जाती है। एवरी ईयर ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी किसकी तरफ जाएगी, 5 लाख की तरफ जाएगी। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाने का जो प्रोसीजर है, जो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाने का जो प्रोसीजर है, उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। क्या बोलते हैं उसको, अनवाइंडिंग। मैं दिखाता हूं आपको। जो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाने का प्रोसीजर है उसको कहते हैं प्यार से अनवाइंडिंग। जब ये प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाता है, अनवाइंडिंग कहते हैं उसको। ठीक है, अभी अनवाइंडिंग कैसे होती है, एंट्री कैसे आती है, समझाने का ट्राई करता हूं। सबसे पहले अपन एक टेबल बनाएंगे, फिर आपको मैं एंट्रीज देने का ट्राई करता हूं। ठीक है, आ जाओ। तो बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1, अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग बराबर। अभी कैसे होगा सुन लो। सबसे पहले ईयर 1 आपका ओपनिंग प्रोविजन कितना था, ओपनिंग फॉर द प्रोविजन वॉज 3,10,461। आपका इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना था, 10% था। तो बोलो इंटरेस्ट एट द रेट 10%। ये इंटरेस्ट ही आपका अनवाइंडिंग है। अनवाइंडिंग इज नथिंग बट अ प्रोसीजर ऑफ ब्रिंगिंग द प्रेजेंट वैल्यू टूवर्ड्स फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो अब देख लो, इंटरेस्ट आएगा। ध्रुव बोलता हर साल थोड़ा अमाउंट प्रोविजन में डाल सकते हैं या एक साथ। ध्रुव वही तो सिखा रहा हो बेटे। फिर ये ध्रुव बड़ा जल्दी, ध्रुव तेरे को कौन सी ट्रेन पकड़ने का रे, हाँ क्या, कहां जाने का तेरे को, तेरी क्या बीवी छोड़ के भाग रही का तेरे को रे, नहीं ना, तो थोड़ा पेशेंस रखना। सुन लो, अरे पूरा फ्लो तोड़ दिया यार। मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेरी आया तो कंसेप्ट के लास्ट में पूछो। सुन लो, अभी ओपनिंग प्रोविजन इतना है, अपन बोलेंगे इंटरेस्ट एट द रेट 10%, निकालो 10%। तो कैलसी पे 10% क्या करो, एक पॉइंट कम कर देना, 31046। तो क्लोजिंग कितना आएगा, अब ऐड करो, ये प्लस ये ऐड करो, प्लस 10%, तो आएगा 341,507 बराबर 341,507। ये आपका क्लोजिंग हो गया। मतलब आपने थोड़ा सा क्या किया, अनवाइंडिंग किया, थोड़ा इंटरेस्ट आपने ऐड किया, ऐसा है ना। उसके बाद वापस से ये जो क्लोजिंग है यहां का ये बनेगा ओपनिंग, तो मैं लिखूंगा सेकेंड में 341,507। जो क्लोजिंग था वो बना ओपनिंग। अब वापस से लगाओ 10% इंटरेस्ट, तो कितना आएगा, 34151 ले लो, राउंड ऑफ ले लेते हैं अपन। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे प्लस 10%। चलो करो, कितना आता है, 375,657, 58 ले लेते, चलो 58, ताकि वो टैली कर जाए। 58 ऐसे पूरे 5 ईयर्स का बनाते हैं अपन, पूरे 5 ईयर्स का। तो थर्ड ईयर में यहां का क्लोजिंग बनेगा, यहां का ओपनिंग। तो हम बोलेंगे 375,658, 10% लो, 37566, तो टोटल आपका हो जाएगा 413,224 ले लो। फिर आपका फोर्थ ईयर में आएगा 413,224 इंटू 10%, तो कितना हो गया 41322। फिर ये आएगा 454,546 ले लो, है ना, 454546 ले लो। फिर इधर आएगा फिफ्थ ईयर में 454546, 4 राउंडिंग का फर्क की वजह से ₹1 का फर्क आएगा कुछ, 45455 ले लो बराबर। तो इधर आएगा आपका टोटल 5 लाख अप्रोक्स, ₹1 ऊपर नीचे आएगा, राउंडिंग ऑफ का फर्क है वो इसलिए। तुम देख रहे हो क्या, ये अनवाइंडिंग करने से आप अपने डे 1 की वैल्यू को 5 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू पे ले जाते हो 5 लाख के ऊपर। इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। ये दिक्कत थी ना हमारी कि हमारा प्रोविजन दिख रहा है इस वैल्यू पे, लेकिन वो जाना चाहिए 5 लाख के ऊपर, पे तो 5 लाख करना है। तो वो डे 1 से 5 साल के अंदर ये वैल्यू 5 लाख बन जाती है ऑटोमेटिकली ऐसे। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इसको लास्ट में 4 ले लो, इधर 4 ले लो, एग्जैक्ट आ जाएगा। फिर तुमको समझा। अब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना पार्ट, इसकी आपको एवरी ईयर एंट्री मारनी होती है। इसकी आपको क्या करना होता है, एवरी ईयर जर्नल एंट्री आती है इस वाले पोर्शन की। एवरी ईयर विल पास अ जर्नल एंट्री। अब क्या एंट्री पास करेंगे सुन लेना।
आपको ये अमाउंट से प्रोविजन इंक्रीज करना है, आपको ये अमाउंट से क्या करना है, प्रोविजन इंक्रीज करना है। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ना, लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? तो आपने सही आंसर क्या, क्रेडिट करेंगे। अरे मैंने बताया था ना आपको, असेट का डेबिट बैलेंस होता है तो बढ़ाने के लिए ऑलवेज डेबिट, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो बढ़ाने के लिए ऑलवेज क्रेडिट। एकदम करेक्ट, करेक्ट नेहा, करेक्ट रचना। सुनो कैसा आएगा एंट्री, तो आप एवरी ईयर के एंड पे एक एंट्री पास करोगे, ईयर 1 के एंड पे यू विल पास एन एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ये इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा होता है और प्रोविजन लाइबिलिटी है, क्रेडिट करने से बढ़ता है। तो आपने बोला, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां जाएगा, बेसिकली इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस के फाइनेंस कॉस्ट में। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। सर अमाउंट क्या रहेगा फर्स्ट ईयर में, जो आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था वो 31046, 31046, 31046। फिर आएगा ईयर 2 का एंड, सेम एंट्री ईयर 2 के एंड पे, ये सेम एंट्री, कॉपी पेस्ट, एंट्री रिमेन्स द सेम। सर ईयर 2 के एंड पे अमाउंट क्या रहेगा, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 34151, 34151। ऐसे करते करते आप ईयर 3 के एंड पे भी मैं बोलूं सेम एंट्री आएगी, सिर्फ अमाउंट क्या रहेगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 37566, है ना। फोर्थ ईयर के एंड पे मैं बोलूं एंट्री सेम, अमाउंट क्या रहेगा, ये 41322। अच्छा, फिफ्थ ईयर के एंड पे क्या एंट्री आएगी, मैं बोलूं सेम, अमाउंट क्या रहेगा 45454। और आखिर में जाकर जब आप इतना सारा एंट्री मारोगे तो आपका प्रोविजन इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, और वो बढ़ बढ़ के आखिर में कितना हो गया था, 5 लाख हो गया था ना, टेबल में दिख रहा है। तो अल्टीमेटली आप इस प्रोविजन को पे ऑफ करते हो फिफ्थ ईयर के एंड पे। तो ईयर 5 के ही एंड पे आप वो प्रोविजन को क्या करोगे, पे ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग या पे ऑफ कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग। तो आप अभी पे ऑफ करना है तो आप बोलोगे प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डेबिट, लाइबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं टू कैश बैंक। रचना ने क्या पूछा है, वाई फाइनेंस कॉस्ट, इट इज अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना, जब जहां मनी इन्वॉल्व है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब इंटरेस्ट, या प्रेजेंट वैल्यू पे क्यों ला रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप 5 साल के बाद इंकर कर रहे हो और आज इंकर करो, फर्क है ना टाइम वैल्यू का। तो टाइम वैल्यू का मतलब होता है इंटरेस्ट का फर्क है, पता है इन्फ्लेशन फैक्टर का फर्क है ना, तो इंटरेस्ट कहाँ जाता है, फाइनेंस कॉस्ट में। तो आप बाद में क्या करोगे, इसको पे ऑफ करोगे, दैट्स इट, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात आपसे बोलूं, मैं आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा, चलो पहले आप कॉपी कर लो ये, ठीक है। आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, पहले कॉपी करो, फिर मैं आपको है ना पूरा अच्छे से रिवाइज करवाता हूं, पूरा आपके दिमाग के अंदर बिठाता हूं और एक आध दो चीज और बताता हूं, ठीक है। यस यस पूजा, करेक्ट। चलो कॉपी कर लो फटाफट से। जल्दी से कॉपी कर लो इसको। डन, आरती से डन, अस्मिता से डन। चलो मैं 20 काउंट करूं, 20 काउंट करता हूं, 1 2 3 7 9 13 20। आप बोले किस तरीके से काउंटिंग थी, अपनी काउंटिंग ऐसी है भाई। चलो डन, वेरी गुड, अभी हो गया रहेगा। अब सुन लो, मैं आपको फटाफट से पूरा एक पॉइंट रिवाइज करवा देता हूं और कुछ कंक्लूजन दे देता हूं, सुन लेना। डीकमिशनिंग या डिसमेंटलिंग या साइट रिस्टोरेशन, इसका बेसिक मतलब क्या है, एक ऐसा अमाउंट जो आपको आज इंकर नहीं करना है, कुछ ईयर्स के बाद इंकर करना है। तो आप आज उसको कॉस्ट में ऐड तो करोगे, लेकिन कौन से वैल्यू पे ऐड करोगे, प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करोगे। तो ठीक है, हम जितना भी पेमेंट करना है, एग्जाम्पल लिया हमने 5 ईयर्स के बाद 5 लाख पेमेंट करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला और इतना ही वैल्यू कॉस्ट में ऐड किया, तो पीपी के कॉस्ट में सिर्फ यही वैल्यू आती है, 310461 हो गया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपकी हो गई 13 लाख, उसमें से आपने पे 10 लाख किया था, बाकी जो पे नहीं किया उसका प्रोविजन बुक करते हो।
अब दिक्कत ये हो जाती है, आप प्रोविजन बुक करते हो प्रेजेंट वैल्यू पे, लेकिन पे आपको करना है 5 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू से आपको लेकर फ्यूचर वैल्यू तक पहुंचना पड़ता है, उसको कहते हैं अनवाइंडिंग। तो अनवाइंडिंग का एक टेबल बनाओ, 3 कॉलम, ओपनिंग, इंटरेस्ट, क्लोजिंग। जितना भी ओपनिंग है उस पर डिस्काउंट फैक्टर लगाओ, ऐड कर दो। जो क्लोजिंग बनेगा वो यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा, उस पर वापस 10% लगाओ, ऐड कर दो। ऐसा करते करते आप हर साल इंटरेस्ट अनवाइंड कर रहे हो। अनवाइंडिंग का मतलब वही है, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक जाने का प्रोसीजर, बराबर। तो बस ये आपको इंटरेस्ट की एंट्री हर साल मारनी होती है। इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि याद है नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटी इंक्रीज करा तो टू प्रोविजन बोलेंगे, है ना। ऐसा 5 साल तक एंट्री मारोगे, जैसे आपने 5 ईयर्स तक ये एंट्री मारी, आपका ऑटोमेटिकली प्रोविजन का अमाउंट 5 लाख तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, ये टेबल के थ्रू अपने को दिख जाता है, बराबर। और फिर अपन प्रोविजन रिवर्स करते और ये पेमेंट कर देते। यही तो था कि 5 ईयर्स के बाद पे ऑफ करना है अपने को। ये सिंपल सी चीज है। अब 2-3 चीजें ध्यान रखना। सबसे पहली बात, पीपी के कॉस्ट में सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू वाला अमाउंट ऐड होता है। क्या अनवाइंडिंग का इंपैक्ट को हम पीपी के कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं क्या अनवाइंडिंग से पीपी की कॉस्ट चेंज हो रही है क्या? द आंसर इज नो। अनवाइंडिंग को आप पीपी के कॉस्ट से एडजस्ट नहीं करोगे। अनवाइंडिंग को आप सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो, प्रोविजन इंक्रीज करते हो। पीपी के कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट आता है, यह बात आप ध्यान रख लेना। दैट्स इट। क्लियर है? अब रिवाइज पूरा करवा दिया मैंने ये वाला पार्ट, अभी भी क्लियर है? यस, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये अपना डीकमिशनिंग वाला पार्ट है। डीकमिशनिंग को कौन से वैल्यू पे कंसिडर करना है अपने को? एट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसको मैंने नोटबुक में आपको एग्जांपल के फॉर्म में शानदार तरीके से लिखा दिया है। और अनवाइंडिंग का एंट्री दिया हुआ है, देखो अनवाइंडिंग का, फिनेंस चार्ज टू प्रोविजन, फिनेंस मतलब इंटरेस्ट चार्ज टू प्रोविजन, वही है ऐसा। यस, थैंक्स सर, आपकी वजह से आज टॉपिक समझ में आया, इंटर में समझ नहीं आया था। अरे कोई बात नहीं, बढ़िया है। मैं बता रहा हूँ ना ध्रुवी, आपको ऐसा सारे टॉपिक एकदम शानदार तरीके से समझ आ जाएंगे। बहुत सिंपल है सब कुछ, इट इज वेरी सिंपल ना। बस मन में सोचना मत कभी कुछ डिफिकल्ट है, सब सिंपल है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब एक आखिरी पॉइंट करवाता हूँ, फिर जितना भी आज पढ़ा वो पूरा रिवाइज कराता हूँ, फिर जयराम जी की हो जाते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, एक आखिरी पॉइंट करवा दूं आपको, सुन लेना और टेंशन मत लो, पूरा रिवाइज कराऊंगा आपको। जितना भी आज पढ़ा है सब आपको ऐसा कंसाइज करके दूंगा कि आपको लगेगा अरे हाँ सर, आज जो आपने 3 घंटे में पढ़ाया ना, आपने 5 मिनट में पूरा बता दिया, मजा आ गया। वो होएगा आपके साथ, रोज होएगा। रोज आपको वो एकदम बोलते हैं ना क्या, एकदम फ्लूइड आता है अपने मन बॉडी के अंदर, कौन सा क्या बोलते हैं पता नहीं, मजे वाला फ्लूइड आएगा आपको अंदर बॉडी के। चलो एनीवेज, बढ़ जाओ आगे। मैंने क्या बोला था अभी, अपन कौन से पॉइंट में देख लो, भूलो मत भूलो मत। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होता है। हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट में क्या क्या आता है, और वो भी इस केस में अगर आपने एसेट परचेज किया तो कॉस्ट में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था, रिफर नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 आपने रिफर कर लिया, और आगे बोलता है रिफर नोट नंबर 2 ऑल्सो, ठीक है। तो नोट नंबर 2 भी है। नोट नंबर 2 क्या है? इट इज अबाउट डिफर्ड कंसिडरेशन। क्या है? डिफर्ड कंसिडरेशन के बारे में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफर्ड कंसिडरेशन समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ, डोपामिन, हाँ डोपामिन आएगा तुमको, बराबर। आधे लोगों ने मेरे को आंसर दिया, बोले सर आप तो गरीब, आपको कुछ आ रहा नहीं है, हम आपको जवाब दे देते हैं। डोपामिन, हाँ जो भी है। चलो ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 का एग्जांपल लेते हैं अपन। इधर ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं शानदार वाला, ठीक है, मजा आएगा आपको, सुनना। सपोज मैं एक अमीर आदमी का नाम बताओ, चलो एक कोई भी अमीर आदमी का नाम बताओ। अमीर आदमी, गरीब, अंबानी का नाम मत लो, अंबानी गरीब है, अमीर, चलो मेरा नाम ले लो तुम लोग, ठीक है। चलो तो एक था बेचारा अमीर आदमी, एक है सर, वैसे है नहीं, गरीब आदमी एकदम ही, बट ठीक है, एग्जाम्पल में तो अमीर हो लेते। तो सुनना, ये क्या गया, ये गया एक शॉप में। आपको पता है एक शॉप है क्रोमा। क्रोमा इज अ शॉप जहां आपको डिजिटल वाले आइटम्स मिलते हैं सारे, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये वो करके सब मिलता है, ठीक है। तो मैं वॉरेन बूफे मेरे से थोड़ा सा गरीब है वॉरेन बूफे, मतलब उसका जितना वो है क्या बोलते हैं नेटवर्थ, उससे मेरा 1 CR ज्यादा है सिर्फ। तो हाँ, एनीवेज, तो मैं गया क्रोमा में गया, मैंने बोला आकाश कंदोई पधारे है। तो क्रोमा का मालिक बोलता तो क्या? तो मैंने बोला हमको लैपटॉप दिखाया जाए। हमको क्या दिखाया जाए? लैपटॉप दिखाया जाए। तो क्रोमा शॉप ने मुझे लैपटॉप दिखाया। कितने का लैपटॉप दिखाया? तो उसने पहले दिखाया 70,000 का लैपटॉप। मैंने बोला ओ आकाश कंदोई आए, छोटे मोटे आदमी नहीं आए, महंगा वाला दिखाओ। तो उसने लैपटॉप दिखाया 1,40,000 का। मैंने बोला ओ आकाश कंदोई आए, गरीब आदमी नहीं है, महंगा वाला दिखाओ। तो उसने दिखाया लैपटॉप 1,80,000 का। मैंने बोला ओ आकाश कंदोई आए, गरीब आदमी नहीं है, महंगा दिखाओ। तो उसने मेरे को दिखाया बढ़िया सा मैकबुक प्रो। उसने दिखाया मैकबुक प्रो एकदम टॉप क्लास, एकदम सबसे ज्यादा उसमें स्पेस वगैरह एकदम बढ़िया वाला बताया। उसने बोला पेमेंट 2 लाख।
2 लाख का। मैं देख के बोला ये हुई ना बात, ये तुमने बताया आकाश कंदोई का है ना लेवल का कुछ बताया, ठीक है। तो मैंने देखा मैकबुक वगैरह मेरे को पसंद आया, मैंने बोला पैक कर दो, तो उसने पैक किया है ना, बिल विल उसने बनाया, उसने बिल को थैली में डाला, मैकबुक को थैली में डाला और थैली मेरे को पकड़ाया। मैं बढ़िया थैली पकड़ के जाने लग गया ऐसे बाहर। मैंने बोला चलो आज मैकबुक खरीद लिया। क्रोमा का मालिक चिल्लाया पीछे से, ए कंदोई रोक। बताओ क्यों चिल्लाया? उसने मुझे लैपटॉप पैक किया, थैली दिया, मैं थैली पकड़ा और बाहर जाने लग गया, है ना। वो मालिक चिल्लाया, ए कंदोई रोक। बताओ क्यों रुकाया उसने मुझे? बताओ क्यों रुकाया? सोचो। आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। बताओ उसने आकाश कंदोई जैसा आदमी को कैसे रुका दिया? वो तो बेचारा लैपटॉप लेके जा रहा था। परफेक्ट आंसर। पैसा कौन देगा, है ना? हाँ तो ध्रुव बोलता है पैसा तो दो। पैसा कौन देगा? सही, एकदम सही बोले, पैसा। हाँ तो मैंने बोला सुनो ना, मैंने क्या बोला उसको? मैंने बोला मैं भी कितना क्यूट हूं, पैसा देना भूल ही गया। हाँ तो मैंने उसको बोला क्यूट बॉय, भूल गया पैसा देना। तो मैंने उसको बोला पैसा तो नहीं है। तो उसने बोला अभी इतना अमीर अमीर कर रहा था, पैसे नहीं है। तो मैंने बोला क्यूट हूं ना मैं, तो पैसे नहीं लाया, पैसे दूंगा 1 साल के बाद, है ना। तो मैंने बोला आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 1 ईयर। तो उसने बोला ओ आकाश कंदोय, पेमेंट 1 साल के बाद करना तो ठीक है, लेकिन फिर आप 2 लाख पे नहीं करोगे, फिर आप 2 लाख नहीं पे करोगे, फिर आपको कितना पे करना पड़ेगा? आपको 2 लाख प्लस सम इंटरेस्ट, चलो 10% इंटरेस्ट लगा के आपको 2,20,000 पे करना पड़ेगा। उसने बोला लैपटॉप आज दे देते हैं, है ना, लैपटॉप आज कह देते हैं, लैपटॉप आज दे देते तुमको। बोलता है क्यूट नहीं कुछ और कहते हैं उसको। ए क्या रे, बहुत जबान चली तेरी केची की तरह, हाँ? चले एनीवेज, केची की जबान है तो काट दूंगा, ऐसा जबान केची से काट दूंगा जबान तेरी। हाँ काटा तो वो करती थी। चले नहीं वैसे, ध्यान दो। हाँ सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। उसने बोला पेमेंट 1 साल के बाद करना है, तो 2,20,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। सोच समझ के बताओ उसने मेरे से एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों मांगा? 2 लाख के बदले, 2 लाख के बदले 2,20,000 का पेमेंट क्यों मांगा? बताओ। वाई डिड ही आस्क फॉर दैट एक्स्ट्रा पेमेंट? एकदम करेक्ट जवाब दिया आपने। आपने बोला सर उसने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, उसने आपसे 20,000 का इंटरेस्ट चार्ज किया, इसलिए उसने आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट मांगा। तुम समझ रहे हो क्या? यस। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जब आप लेट पेमेंट करते हो, तो आपकी जब कोई आपसे पूछे कि पीपी का कॉस्ट कितना है, तो पीपी का कॉस्ट आप 2 लाख बोलोगे या 2.2 लाख बोलोगे? आप पीपी का कॉस्ट 2 लाख ही बोलोगे। जो एक्स्ट्रा 20,000 का पेमेंट है दैट इज इंटरेस्ट। पीपी के कॉस्ट में आप सिर्फ 2 लाख ही कंसिडर करोगे, जो एक्स्ट्रा 20 है वो तो इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट को आप कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस साइड में जाएगा, और ये कॉस्ट है तो ये एसेट साइड में जाएगा, ध्यान रखना। तो लेट पेमेंट पे वॉट एवर यू आर पेइंग एक्स्ट्रा, इट इज नॉट फॉर द असेट, इट इज फॉर द डिफरमेंट ऑफ पेमेंट। तो डिफरमेंट ऑफ पेमेंट का जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो दैट इज इंटरेस्ट, तो वो आप कभी भी कैपिटलाइज मत करना। इंटरेस्ट जाएगा एक्सपेंस साइड में ओवर द पीरियड, ऐसा ध्यान रखो। तो वो बोलता भी है इफ पेमेंट इज डिफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स देन द कॉस्ट ऑफ पीपी विल बी कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकग्निशन डेट। इसका मतलब अगर आप डे 1 पे पेमेंट कर देते तो कितना पे करते? 2 लाख, यही आपकी कॉस्ट होगी पीपी की। एक्स्ट्रा जो पे किया वो आपका कॉस्ट में नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। क्या आपको ये पार्ट समझ में आता है क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? द आंसर इज यस। खत्म हो गया, सिंपल सा पार्ट है। आगे उसके अलावा सेकेंड चीज, ये अगर आपने एसेट परचेज किया तो ये सब चीजें हैं। अगर आपने एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया तो उस केस में कॉस्ट क्या होगी? तो वो बोलता है यूज द सेम प्रिंसिपल्स एज दैट ऑफ परचेज्ड एसेट। बोलता है जो आपने परचेज के लिए डिस्कस किया ना, सब परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल, डायरेक्टली एटेबल कॉस्ट, डी कमिश्निंग, है ना, ये डिफर्ड में इंटरेस्ट पे किया वो मत लेना, ये सब एवरीथिंग इज सेम लाइक परचेज एसेट। अगर आप खुद भी बनाओगे तो भी सेम चीजें हैं। हाँ ऑफ कोर्स परचेज प्राइस नहीं रहेगा उस केस में, उस केस में कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट रहेगा। तो सेम प्रिंसिपल दैट ऑफ परचेज एसेट प्लस एक चीज एक्स्ट्रा इधर, जब आप एसेट कंस्ट्रक्ट करते हो ना, तो शायद आपने कहीं वर्ड सुना रहेगा, इट कैन बिकम अ क्वालिफाइंग एसेट। तो क्वालिफाइंग एसेट पे अगर आपने कोई बोरिंग कॉस्ट इंकर करा, इट कैन बी कैपिटलाइज्ड।
एज पर इंड एस 23, बट उसका डिस्कशन अपन कहाँ करेंगे, इंड एस 23 में ही करेंगे, यहां नहीं बात करेंगे। सिर्फ मैंने लिख के छोड़ दिया इसको, ठीक है, कि जब आप पूरा एफआर पढ़ लोगे ना, एक बार पूरा एफआर सारे इंडेक्स पढ़ लोगे, फिर जब आप एक बार पूरा रिविजिट करने आओगे, रिवीजन करना होगा, तो आपको चीजें याद आनी चाहिए, वो लिंकिंग के लिए काम आ जाएगा आपको। तो बस इतना ध्यान रखो कि अगर आपने एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है तो भी सेम चीज जो परचेज में अप्लाई की वो वहां भी अप्लाई करना है आपको, कुछ भी उसके अंदर नया नहीं है। और बोरिंग कॉस्ट वगैरह कुछ रहेगा तो वो भी आ जाएगा, बोरिंग कॉस्ट की बातें अपन इंडेक्स 23 के अंदर कर लेंगे। और आपके वो एएस में एएस 16 था, एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ये आपने क्या डिस्कस किया, ये आपने अगर आपने एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया तो उसका मैंने डिस्कशन आपके साथ किया है, ठीक है। तो अपन जो कंसेप्ट वाला पार्ट है वो यहां एंड करते हैं, और फटाफट से अपन ने जितना भी आज पढ़ा है वो क्विकली रिकॉल कर लेते हैं क्या, वो क्विकली अपन रिकॉल कर लेते हैं जितना भी अपन ने पढ़ा है आज के पूरे दिन में। आर यू रेडी गाइज, गाइज आर यू रेडी गाइज, गाइज गाइज तो रेडी है, चलो आ जाओ। तो फटाफट से इट्स टाइम टू रिकॉल फुल थिंग्स। एक सेकंड रुक जाना, मैं खोल लूं नोट्स। चलो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में हमने बोला कि फाइनेंशियल्स के अंदर जब एएस बनाते थे एएस के हिसाब से, तो एएस में पहले क्या आता था, इक्विटी लाइबिलिटी। अच्छा जब मैं रिवाइज कराऊंगा हो सके अपने माइंड में चीजें रिकॉल करो या घर पे बैठ के रिपीट करो, टाइप नहीं करोगे तो भी चलेगा, जहां टाइप करने का लगता है टाइप कर सकते तो टाइप कर देना, वरना मन में रिकॉल करो प्लीज, रिपीट करो घर पे बैठे बैठे, मेरे को देखो मत, सुनो मत, मन में खुद भी रिपीट करो। तो देखो शेड्यूल 3 में एएस में पहले क्या आता था, पहले आता था इक्विटी लाइबिलिटी, है ना। लेकिन जब इंडेक्स की बात करेंगे, अब ये फॉर्मेट भूल जाने का, ये मत याद रखो, अपने को सिर्फ इंडेक्स वाला याद रखना है। इंडेक्स में पहले चालू किससे करते, परफेक्ट आंसर पहले चालू करते हैं अपन असेट से, असेट में नॉन करंट करंट, फिर आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें पहला आता है इक्विटी, दूसरा आता है लाइबिलिटी। इक्विटी में 2 हेडिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी। यहां प्रेफरेंस नहीं लिखा है मैंने, ध्यान रखना, ठीक है, नहीं लिखा है। तो रिजर्व सरप्लस के बदले क्या आता है इधर, अदर इक्विटी आता है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा बाकी सब का यहां बनता है नोट्स टू अकाउंट्स, सिर्फ ये 2 आइटम का क्या बनता है, स्टेटमेंट बनता है, तो उसको बोलते हैं एसओसीई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, है ना। फॉर्मेट अट्टा मारना मत, ठीक है, वो अपन ग्रेजुअली रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्कशन किया था। मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस के अभी एक नहीं 2 हिस्से हो गए, एक पीएनएल और एक ओसीआई। पीएनएल में तो नॉर्मल आइटम्स आएंगे, ओसीआई में क्या आएगा, जो इंडेक्स कुछ कुछ अनरियलाइज्ड आइटम्स को डिफाइन करेगा, रिस्पेक्टिव इंडेक्स में डिफाइन करेगा। तो जो उसने डिफाइन किया वो आपको ओसीआई में रिकॉर्ड करना है। उसका लॉजिक क्या था, लॉजिक मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ ऐसे अनरियलाइज्ड गेन है जो आपके पीएनएल में दिखने नहीं चाहिए, तो उसका अपन ओसीआई में दिखाएंगे ताकि क्लियरली अलग अलग इंपैक्ट दिख सके, ठीक है। उसके अलावा जो पीएनएल का प्रॉफिट है वो और जो ओसीआई का प्रॉफिट है वो, उसको टोटल मिला के बनता है टीसीआई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। अच्छा ओसीआई के अंदर भी 2 कैटेगरी है, ओसीआई आर, ओसीआई एनआर। ये क्या होता है वो अपन 16 में बाद में डिस्कस करने वाले हैं, खत्म। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज समझाई थी इसके अंदर कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो जो आपका पीएनएल का प्रॉफिट है वो जाके जमा होता है रिटेन अर्निंग्स के अंदर, और जो आपका ओसीआई का एक सपोज ये एक प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन गेन, वो जाके जमा होता है आपका एक रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है, तो जो आपका अदर इक्विटी का बैलेंस है वो टिल डेट का होता है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो सिर्फ उस रिस्पेक्टिव ईयर का होता है, ये बात ध्यान रखना। और इस रीवैल्यूएशन सरप्लस का फ्यूचर में क्या होगा वो अपन बाद में 16 में आने वाली है, ठीक है। यह अपन ने आज सुबह सुबह डिस्कस किया था। यहां तक सबको क्लियर है क्या, पहले ये बताओ, इज एवरीवन क्लियर टिल हियर, पक्का, वेरी गुड, शानदार। फिर अपन ने डिस्कशन शुरू किया था ऑफ इंडेस 16। इंडेस 16 में पहले भी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ पीपीई। डेफिनेशन में 2 डिस्कस किया था, पीपीई का और बेरर प्लांट्स का, ठीक है। तो जब अपन ने पीपीई की बात की तो पीपीई में क्या था, टेंजिबल आइटम्स होना चाहिए, हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए और एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड होना चाहिए। अगर ये तीनों मीट करेगा तो पीपी है। फिर अपन ने एक और डिस्कशन किया था बेरर प्लांट का, इसके बारे में नोटबुक में अपन ने एग्जांपल भी लिखा था। उसमें क्या बोला था अपन ने, बेरर प्लांट के केस में सबसे पहले ये डिराइव कहां से होता है, एक टर्म है बायोलॉजिकल एसेट, जिसका मतलब होता है लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स। लिविंग प्लांट्स के 2 बाइफर्केशन, बेरर नॉन बेरर। बेरर का मतलब होता है जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, जिसका एग्जाम्पल मैंगो ट्री। तो मैं बोलूं फार्मर के लिए मैंगो ट्री मशीन की तरह है, जिससे उसको बार बार हर साल आउटपुट मिलने वाला है, बराबर। तो ये जो बेरर प्लांट है ये फार्मर के लिए मशीन की तरह है, इसलिए ये बेरर प्लांट भी इंडिया 16 में ही कवर्ड हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना।
ये सिंपल से अपन ने बात करी थी। उसके बाद अपन आए थे, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन हो गया, सेकंड पॉइंट वाज रिकग्निशन क्राइटेरिया, दो ही है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, सिंपल। गाइडेंस की बातें अपन बाद में करेंगे। फिर आता मेजरमेंट। मेजरमेंट दो होता है, एक इनिशियल और एक सब्सिक्वेंट। इनिशियल मतलब डे वन पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, तो डे वन पे तो आप हमेशा कॉस्ट पे रखने वाले हो उसको। अब कॉस्ट क्या होगी रिस्पेक्टिव केसेस में, तो देखना पड़ेगा। अगर आपने एसेट परचेज किया है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है, बार्टर किया है, या गवर्नमेंट ग्रांट में एक्वायर किया है। अब आपने जो डिस्कस किया वो ये था, अगर आपने एसेट परचेज किया है तो क्या होगा। अगर आपने एसेट परचेज किया है तो एक तो परचेज प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो कुछ माइनस कर देना। फिर ऐड करना नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, मतलब जिस टैक्स का आपको क्रेडिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, उसको आप ऐड नहीं करोगे। जिसका बेनिफिट नहीं, जिसका क्रेडिट नहीं, वही ऐड करने का। उसके अलावा ऐड करने का ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, द एक्सपेंस व्हिच आर नेसेसरी टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान क्या रखने का, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग का कोई खर्चा किया, आप ऐड करोगे। अच्छा, टेस्टिंग का खर्चा करते समय कुछ इनकम कमा ली, याद है निब्बा निब्बी की मेट्रो राइड, याद है क्या? तो उस केस में तो इनको जो मेट्रो की राइड मिली टेस्टिंग के समय, तो इनकम कमाई मेट्रो वाले ने, तो आप नेट खर्चा ही कैपिटलाइज करोगे। अच्छा, बाय चांस आपने इनकम ज्यादा कमा ली, खर्चे ज्यादा इनकम है, तो वो एक्स्ट्रा इनकम को भी कॉस्ट से एडजस्ट करने का। बट वो एडजस्ट करने का मतलब यहां आप क्या करोगे, कॉस्ट को कम करोगे, रिड्यूस करोगे, बिकॉज इनकम है आपके लिए वो। चलो ये हो गया। उसके बाद कौन से खर्चे नहीं आएंगे, तो याद रखना, इनॉग्रेशन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब नहीं आता है। एक और चीज, आइडल असेट को अगर आप कार पार्किंग की तरह यूज करोगे तो उसकी इनकम को भी आप कॉस्ट एडजस्ट मत करना, उसको आप ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। फिर आता एक और पार्ट जो आपने डिस्कस किया विद डिटेल्ड एग्जांपल, वो था कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग। डीकमिशनिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा खर्चा जो आपको पक्का पक्का करना है लेकिन सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद करना है, तो उसको अपन कॉस्ट में ऐड करेंगे, लेकिन कौन से वैल्यू में ऐड करेंगे, उसको अपन प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करेंगे। बराबर, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इट इज नथिंग बट, इस तरीके से अपन निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, जो भी फ्यूचर वैल्यू है डिवाइड बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर रेज़ टू द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो मैंने इधर एग्जांपल लिया, प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड किया, ओके, लेकिन पे तो आपको फ्यूचर वैल्यू पे करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू से जाएंगे फ्यूचर वैल्यू पे। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। तो अनवाइंडिंग का बनता है एक टेबल, और इस अनवाइंडिंग के इंटरेस्ट की हर साल की आती है एंट्री। एंट्री क्या आती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। बराबर, बस ऐसा आप हर साल अनवाइंडिंग करोगे। अनवाइंड करते करते आपका एक समय आएगा जब आपका पूरा प्रोविजन 5 लाख पे पहुंच जाएगा, बस आप उसको पे ऑफ कर देना 5 साल के बाद, प्रोविजन टू कैश बैंक, दैट्स इट। बराबर। उसके बाद आपने एक और केस देखा था जहां लिखा था डिफर्ड कंसिडरेशन, याद है? मैं क्रोमा में गया, क्रोमा को मैंने बोला मैकबुक चाहिए, उसने बोला ठीक है, मैंने बोला पेमेंट दूंगा 1 साल के बाद, तो उसने बोला एक्स्ट्रा पैसा लगेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को आप कॉस्ट में ऐड नहीं करने का, बस इतना आपको पार्ट ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपने एसेट परचेज नहीं, सिर्फ कंस्ट्रक्ट किया है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, सेम जो अपन ने परचेज के लिए डिस्कशन किया वो सेम डिस्कशन ही एप्लीकेबल है। सिर्फ बोरिंग कॉस्ट का एक पॉइंट आएगा, वो 23 के अंदर पढ़ेंगे, यहां आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। दैट्स इट। फटाफट से बताओ, क्या आपको जितना भी आपने आज 3 आवर्स में पढ़ा, क्या आपको ये लास्ट के 7 मिनट्स में रिवाइज होता है क्या? यस और नो जल्दी से बता दो फटाफट से, ताकि अपने को समझ जाए मजा आया कि नहीं है। जल्दी से बताओ, जल्दी से, वेटिंग फॉर आंसर। क्या आपको लगता है कि आपको सब रिकॉल हो गया, सब समझ गया? यस, परफेक्ट, शानदार शानदार शानदार, मजा आ गया। सो हम कहती है 1 नंबर सर, यस। शिवज्ञा कहते हैं यस सर, नेहा कहते हैं यस सर, विशाल दिखाते हैं अंगूठा, ठीक है, अच्छा वो अंगूठा ही दिखाया। आस्तिक कहते हैं तोड़, ओके, शिवांगी कहते हैं यस, दिव्या कहते हैं यस, ठीक है, आयुष कहते हैं मजा आ गया सर आज। नैतिक ने कुछ क्वेरी पूछा है, केविन ने बोला सब रिकॉल हो गया, ग्रोवर केविन कहते हैं मजा आ गया। नैतिक ने पूछा सर अगर पेमेंट अभी कर रहे हैं और लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट ऐड नहीं की नहीं, नैतिक वो इंडेक्स 23 में आएगा, बराबर, लेकिन एज ऑफ नाउ आप मान के चलो उसका इंटरेस्ट ऐड नहीं होएगा, खत्म कहानी, ठीक है। हसन कहते हैं जबरदस्त, नेहा कहते हैं जोरदार, साहू कहते हैं यस सर मजा आ भी गए हो, क्या बात है। अच्छा है क्लास आपसे ली, अरे वाह, अच्छा तुमको अभी लग रहा है कि सही आदमी से क्लास ले ली। ओ भाई, मैं तुमको ऐसा पढ़ाऊंगा ना, तुमको देखो मजा तो आने वाला है। मतलब अभी तो शुरुआत है, अभी तो अपन हल्का हल्का कंफर्टेबल होना शुरू हुए हैं, असली मजा तो अभी आने वाला है, रोज का रोज। अच्छा ठीक है, पूछा वो बाद में आएगा बात फेयर वैल्यू की। सर स्टार्टिंग का वो चार्ट नोट्स में मिलेगा क्या? हैव यू अपलोडेड दिस नोट्स? स्टार्टिंग में डेली बेसिस पे गूगल ड्राइव पे बोर्ड नोट्स डालूंगा, तो वो चार्ट वगैरह आपको वहां मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आरिफ कहते हैं शानदार, जबरदस्त। चलो आई एम ग्लैड आपको समझ आया, लेकिन आपसे मुझे क्या उम्मीद है, कल क्या करके आओगे, क्या करके आओगे कल? कल रिवाइज करके आना। ये आपको जितना मैंने आज पढ़ाया रिवाइज करने में लगेगा 15 से 20 मिनट्स मैक्स। अगर रिवाइज नहीं किया, आना ही मत, मैं पहले बता रहा हूं, आना ही मत, आना ही मत। रिवाइज करोगे तो ही आना, वरना मत आना, शपथ ले लो, पहले बता रहा हूं मैं आपको। इफ यू कांट रिवाइज प्लीज डोंट कम,
ठीक है। और रिवाइज कैसे करना है, स्पेशली जहां जहां आपको लगता है जैसे डीकमिशनिंग है, नया था ना कुछ, तो इसको आपको हो सके तो रफ में एक बार डायरी रखने का छोटी सी, उसमें रफ में स्क्रिबल करने का, हाँ हाँ ऐसा था ऐसा था ऐसा था करके, हाँ आया मेरे को आंसर ऐसा करके। पहले बता रहा हूँ रिवाइज के बिना आना ही मत, और रिवाइज करोगे ना तो ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, ध्यान रखना। मैं कसम से ब्लॉक कर दूंगा, निराली कहती है ब्लॉक ही कर देना, मैं ब्लॉक कर दूंगा, रिवाइज के बिना आ मत जाना कल। हाँ चलो ठीक है तो प्लीज डू रिवाइज, इट विल हार्डली टेक 15-20 मिनट्स, उतना समय सबको मिलता है, कितना भी हेक्टिक आर्टिकलशिप हो 15 मिनट सब निकाल सकते हैं। ठीक है, आप उसको ट्रैवलिंग में रिवाइज करो, जब चाहे रिवाइज करो, लंच ब्रेक में करो, जो करना है करो, रिवाइज करके आना। ठीक है चलो, विद दिस we can end the session here. I'm glad you like the session. Thank you so much. Keep letting me know whether you are liking the session or not, especially recorded वाले जैसे लाइव वाले तो बता देते हैं मुझे, रिकॉर्डेड वाले आप भी मुझे बताते हुए चलना कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, मैसेज वगैरह कर देना जो भी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, और कल सुबह अपन वापस 7 बजे मिलेंगे, रिवाइज करके आना। ठीक है, यस पूजा एक बार पढ़ना चाहिए, नोट्स से भी, नोट्स को भी एक बार रीडिंग देने का, सबको रीडिंग देने का एक बार, 15-20 मिनट्स मैक्स में हो जाएगा। ठीक है चलो, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय, चलो टेक केयर।